आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। लेकिन एल्डर बल्लभ केवल प्रारंभिक रैंक चौथा स्तर एरे मास्टर था, जबकि एल्डर साबंत एक मध्य श्रेणी के चौथे स्तर के एरे मास्टर थे। अगर एल्डर साबंत भी उनसे पहले इस भव्य व्यू को नहीं तोड़ पाए, तो दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी इस संरचना को नहीं तोड़ सकता। बंगनी महल के सभी शिष्यों ने अपनी सांस रोक ली, एल्डर साबंत की हरकतों को स्थिर रूप से देखते हुए। किसी भी तरह की आवाज करने और संरचना को तोड़ने में उन्हें बाधा पहुंचाने से डरते थे। जब एल्डर साबंत द्वारा पीले छोटे झंडे के माध्यम से जारी की गई सार ऊर्जा ने भव्य व्यू को छुआ, तो ये एक शांत झील की शांतिपूर्ण सतह थी, जिसमें एक चट्टान फेंकी गई थी, जिससे तुरंत लहरों की लहरें उठ रही थी। भव्य व्यू अचानक प्रकाश के साथ फट गया। ऐसा लग रहा था कि वो सार ऊर्जा के इस धागे को हिलाना चाहता था। जब एल्डर साबंत ने कहा, प्रिस्मेटिक इल्यूशनरी मून फ्लैग एक 128 प्रतिबंध आत्मा कलाकृति है, और ये मेरी जीवनदायिनी आत्मा कलाकृति भी है। यहां तक कि एक उच्च रैंक चौथे स्तर के सरणी मास्टर भी इसे उड़ा नहीं सकते। चिंता मत करो, ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एल्डर साबंत ने लगातार सार ऊर्जा जारी की, जिससे भव्य व्यू को कसकर उलझाया जा रहा था। एक पल के बाद एल्डर साबंत की निगाहें ध्यान में बदल गई, और उन्होंने पीले छोटे झंडे को बाहर निकालने के लिए सार ऊर्जा को छोड़ दिया। खड़खड़ाहट, एक तीखी आवाज आई। पीला छोटा झंडा कुछ ही दूरी पर एक चट्टान में गहराई तक धंस गया। ऐसा लग रहा था कि भव्य व्यू को नुकसान पहुंचा है। वास्तव में एक पल में रोशनी बहुत कम हो गई। हाँ, एल्डर साबंत कमाल के हैं। एल्डर साबंत वास्तव में चौथे स्तर के एरे मास्टर बनने के योग्य है। इस भव्य व्यू को सिर्फ हाथ बढ़ाकर पकड़ना ही काफी है। ये 10 राज्य संगठन समूह हमारे सामने बहुत घमंडी रहा है। क्या आपने वो पत्थर की पट्टिका देखी? इस बार उन्हें आखिरकार एल्डर साबंत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, है ना? तब तक प्रतीक्षा करें जब तक एल्डर साबंत भव्य व्यू को तोड़ न दें। मैं निश्चित रूप से उस पत्थर की पट्टिका को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब बंगनी महल मंडल के शिष्यों ने भव्य व्यू को डगमगाते देखा, तो उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से उत्सुक था। विशेष रूप से वे शिष्य जो पिछली बार यहां आए थे। इन कुछ दिनों में वास्तव में उनका बहुत दमन किया गया था। बंगनी महल संप्रदाय, जिसने सभी प्रतिरोधों को मिटा दिया, वास्तव में सबसे कमजोर 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सामने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सका। यह बहुत अपमानजनक था। अब यह देखते हुए कि भव्य व्यू को एल्डर साबंत द्वारा तोड़े जाने की उम्मीद थी, उन सभी को अपने उत्पीड़न को बाहर निकालने का आवेग था। लेकिन एल्डर साबंत खुद बहुत शांत थे। उन्होंने एक और हरा छोटा झंडा निकाला, इसे उसी तरह से फेंका और इसे एक विशाल पेड़ पर लगा दिया। इस बार भव्य सरणी की रोशनी कुछ और कम हो गई। बंगनी महल के शिष्य और भी उत्साहित थे। उनमें से हर कोई उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में था, केवल यह देखने के लिए कि उनमें से हर कोई अपनी मुट्ठी रगड़ रहा था और अपनी हथेलियां पोंछ रहा था। सभी पहले क्षण में 10 राज्य संगठन समूह के अंदर घुसने की इच्छा कर रहे थे। इस समय एल्डर बिस्वास की भी आंखें चमक रही थी और एक प्रयास करने की उत्सुकता थी। बूढ़े के पास वास्तव में कुछ कौशल है। अगर मैंने पहले उनकी बात सुनी होती, तो मेरी भी इतनी बदनामी नहीं होती। एल्डर बिस्वास मन ही मन पछता रहे थे, जबकि इस समय सरणी के अंदर केंद्र में 10 राज्य संगठन समूह के शिष्यों के हावभाव बहुत अच्छे नहीं थे। वे गहराई से महसूस कर सकते थे कि भव्य सरणी वर्तमान में कमजोर हो रहा था। वे सभी बहुत चिंतित थे। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, क्या ये ठीक है? लगता है कि भव्य सरणी फिर से कमजोर पड़ गई है। हाँ, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, सार ऊर्जा के साथ कंजूसी मत करो। सार ऊर्जा डालते डालते अगर हम सूख भी जाए तो भी कोई बात नहीं, जब तक भव्य सरणी सुरक्षित रह सकती है। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, हमें मौत का डर नहीं है। अगर आपको सार ऊर्जा की जरूरत है तो बेझिझक इस्तेमाल करें। मेरी भौहें बिल्कुल भी नहीं झुकेंगी। 10 राज्य संगठन के सभी शिष्य आरव से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हर एक आंख शांति से मौत की ओर देख रही थी। सभी ने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की तैयारी कर ली थी। आरव ने मुड़कर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठों और कनिष्ठों, चिंता मत करो। जब मुझे तुम्हारी सार ऊर्जा की जरूरत होगी तो ये आरव पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये हमारी रस्सियों के अंत तक नहीं है। आपको भी इस तरह से सारी उम्मीदें खोने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारी मुट्ठी में है।
10 राज्य संगठन के शिष्यों ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा। सभी ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा। ऐसा नहीं था कि उन्हें आरव पर विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि बंगनी महल के समूह की ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि सरणी गठन कमजोर हो रहा था। यही कारण था कि वे इतने चिंतित थे। लेकिन आरव के एक वाक्य ने सभी के मन को शांत कर दिया। वर्तमान आरव में यह क्षमता थी। एल्डर साबंत के हाथों में कुल 7 छोटे झंडे थे। वे क्रमशः 7 प्रकार के रंग थे। जब तक अंतिम नीला झंडा अपनी जगह पर टिका, तब तक भव्य सरणी द्वारा दी गई चमक एकदम से कम हो गई, जैसे कोई व्यक्ति भारी घाव खा रहा हो। लेकिन बस सरणी गंभीर रूप से घायल हो गया। भव्य समूह जोरदार धमाके के साथ नहीं गिरा, जैसे कि सभी को उम्मीद थी। इसके अलावा भव्य सरणी में आध्यात्मिकता थी। चमक कभी उज्जवल थी तो कभी अंधकारमय। ऐसा लग रहा था कि यह पहले की तुलना में और भी अधिक तीव्रता से संघर्ष कर रहा है। उन 7 छोटे झंडों में वास्तव में शिथिलता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। एल्डर साबंत ने इसे कम करने की हिम्मत नहीं की। दोनों हथेलियों से धक्का देने पर उनकी हथेली से 7 सार ऊर्जा की धारियां निकली, जो तुरंत उन 7 छोटे झंडों से जुड़ गई। 7 छोटे झंडे बहुत जल्दी स्थिर हो गए। ये देखकर कि एल्डर बिस्वास अभी भी अचंभित था। एल्डर साबंत ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम वहां पत्थर के जैसे खड़े क्यों? जल्दी से भव्य व्यू पर हमला करो। एल्डर बिस्वास अचानक चौंकर जाग गए। सार ऊर्जा एक पल में फूट पड़ी। इस बार एल्डर बिस्वास ने अपने पूरे शरीर में जितनी भी सार ऊर्जा जुटाई जा सकती थी, उसे पूरी तरह से ब्लड ड्रिंकिंग सेबर में डाल दिया। ब्लड ड्रिंकिंग सेबर ने तुरंत एक बेहद चमकदार लाल चमक उत्सर्जित की। एक बेहद भयावह आभा बाहर निकली। एल्डर बिस्वास ने अपनी लंबी कृपाण घुमाई। एक भयानक हमला भव्य व्यू की ओर बढ़ा। फिर चारों ओर पत्थर के टुकड़े उड़े। गेट के बाहर की जमीन का एक बड़ा हिस्सा लगभग समतल हो गया था। इस एक हमले की शक्ति बहुत मजबूत थी। एल्डर बिस्वास सर्वशक्तिमान है। एल्डर बिस्वास अद्भुत है। चलो मार डालो। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सभी लोगों को मार डालो। एल्डर हरमन का बदला लो। बैंगनी महल संप्रदाय के सभी शिष्य 10 राज्य संगठन संप्रदाय के अंदर प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए द्वार की ओर बढ़े। हालांकि एल्डर साबंत और एल्डर बिस्वास दोनों के चेहरों पर भाव अच्छे नहीं थे। इसके बजाय ये गंभीर हो गया। एल्डर बिस्वास के हमले बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे भव्य सरणी से होकर गुजर रहा हो और सरणी टूट रहा हो। लेकिन सरणी बस कमजोर दिख रही थी। बहुत देर से टूट नहीं रही थी, चाहे कितने भी हमला हो। एल्डर साबंत, यहां क्या हो रहा है? एल्डर बिस्वास ने पूछा। मैं भी जवाब ढूंढ रहा हूं, एल्डर साबंत ने कहा। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अनजाने से बदल गई। एल्डर बिस्वास पर चिल्लाते हुए एल्डर साबंत ने कहा, अच्छा नहीं, हमें चारा बनाया गया है, जल्दी से भागो। एल्डर बिस्वास स्तब्ध रह गए। फिर उनके हाव भाव भी तुरंत नाटकीय रूप से बदल गए, क्योंकि इस समय भव्य व्यू अचानक प्रकाश की किरणों से भर गया। प्रकाश की वे चमकदार किरणें पहले से भी अधिक तीव्र थी। संयमित होने का कोई संकेत कैसे था? भव्य व्यू के भीतर से सैकड़ों प्रकाश धाराएं निकली, जो एल्डर साबंत और एल्डर बिस्वास की ओर तेजी से बढ़ रही थी। एल्डर बिस्वास इस बहती हुई रोशनी की शक्ति के बारे में पूरी तरह स्पष्ट थे। वे अभी अभी इन प्रकाश धाराओं के नीचे लगभग मर ही गए थे। पहले बहती हुई रोशनी की केवल कुछ धाराएं थी, लेकिन अब सैकड़ों थी। संरचना के टूटने और एल्डर साबंत के प्रिज्मेटिक इल्यूशनरी चंद्र ध्वज के प्रभाव के कारण भव्य व्यू से दोनों लोगों की दूरी पहले से ही बहुत कम थी, और आरव इस पल का इंतजार कर रहा था। बूम बूम बूम। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के द्वार के सामने हिंसक विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। वे सैकड़ों प्रकाश धाराएं क्षितिज से नीचे गिरती गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी, जो 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सरणी के बाहर गिर रही थी। विस्फोटों के बाद 10 राज्य संगठन संप्रदाय के द्वारों के सामने दृश्य मौत के समान शांत था। अगले दिन, क्या कहा तुमने? एक बार फिर बताओ। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय का ग्रेट हॉल में जब संप्रदाय गुरु ऋषिकेश के एल्डर गौरव की रिपोर्ट सुनी, तो वो अविश्वास से भरे चेहरे के साथ चौंकर उठ खड़े हुए। एल्डर गौरव के पूरे शरीर पर घाव थे, जो बहुत दयनीय लग रहा था। लेकिन जाहिर तौर पर उनकी चोटों का इलाज पहले ही हो चुका था, और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश के प्रश्न को देखकर एल्डर गौरव ने सिसकते हुए कहा, संप्रदाय गुरु, ग्रैंड एल्डर साबंत और एल्डर बिस्वास को 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सरणी द्वारा मौके पर ही मार दिया गया था। इस यात्रा में 1500 शिष्य हताहत हुए। आधे से अधिक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्ग, लगभग 80 लोग मारे गए। एल्डर गौरव की आंखों में अभी भी डर था। वो पहले से ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य सरणी से डर गया था। पहले उसने व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र हरमन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। फिर
उसने अपनी आंखों से चौथे स्तर के सोल सागर क्षेत्र एल्डर साबंत और एल्डर बिस्वास को अपने सामने मरते हुए देखा। ये छवि शायद इस जीवन काल में उसके दिमाग से कभी नहीं मिटेगी। एल्डर साबंत और एल्डर बिस्वास की मृत्यु के बाद वो उस टीम में सबसे अधिक ताकत वाला व्यक्ति बन गया। यदि उसे संप्रदाय गुरु ऋषिकेश को समाचार देने के लिए नहीं आना होता तो वो तुरंत एक गड्ढा खोद के हमेशा बंद हो जाना चाहता था। अब भी बोलते समय उसकी आवाज लगातार कांप रही थी। चूंकि क्षेत्र मार्ग जुड़ा हुआ था, इसलिए सोल सागर क्षेत्र के नीचे के मार्शल कलाकार अंतहीन दुनिया में प्रवेश कर सकते थे। इन कुछ महीनों के समय में पहले से ही कई सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार अंतहीन दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। वे सभी संप्रदाय गुरु ऋषिकेश की आज्ञा के अधीन थे। अन्यथा अकेले बैंगनी महल संप्रदाय की ताकत के साथ उनके पास इतनी भयानक ताकत हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। इन सुदृढ़ीकरणों के साथ बैंगनी महल संप्रदाय की ताकत लंबे समय तक स्वर्गीय आकाश संप्रदाय से आगे निकल गई थी। यही कारण था कि वे खून की एक बूंद भी बहाए बिना पूरे दक्षिणी डोमेन पर कब्जा कर सके। फिर भी एल्डर गौरव द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द के साथ संप्रदाय गुरु हसीकेश के हृदय से दर्द की एक लहर टपक पड़ी। जब तक एल्डर गौरव की बात खत्म हुई, संप्रदाय गुरु ऋषिकेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल का खून लगभग सूख चुका है। उसने अपनी पीठ के निचले हिस्से को अपनी सीट पर झुका लिया। उसका चेहरा पूरी तरह से स्तब्ध था। इस बार 10 राज्य संगठन पर हमले से नुकसान बहुत गंभीर था। पहली बार 10 राज्य संगठन संप्रदाय की दुर्घटना ने फिर भी संप्रदाय गुरु ऋषिकेश को इसके प्रति महत्व दिया। यही कारण है कि इस बार 10 राज्य संगठन संप्रदाय पर हमला करते हुए उन्होंने व्यावहारिक रूप से बैंगनी महल संप्रदाय के लगभग 40% मार्शल कलाकारों को भेज दिया। इस यात्रा में केवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों में 100 से अधिक लोग थे। फिर भी इन 100 से अधिक लोगों में से केवल 50 से 60 लोग ही वापस आए। उनमें से कई गंभीर चोटों से लदे हुए थे। वे शायद भविष्य में भी शक्ति स्तर में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एल्डर गौरव के विवरण के अनुसार एल्डर साबंत और एल्डर बिस्वास को 10 राज्य संगठन संप्रदाय के रक्षा करने वाले ग्रैंड एरे द्वारा मौके पर ही मार दिया गया था, जबकि अन्य शिष्यों ने सोचा कि ग्रैंड एरे टूट गया है और वे पागलों की तरह ग्रैंड एरे की आग की सीमा के भीतर हमला कर दिया। अंत में चूंकि एल्डर गौरव को निगरानी करनी थी, इसलिए उनकी हरकतें एक कदम धीमी थी और वे बस ग्रैंड एरे की रक्षा करने वाले संप्रदाय के बाहरी इलाकों में भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बैंगनी महल संप्रदाय को वास्तव में दक्षिणी डोमेन में इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। 2 मध्यचरण सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ, ये बैंगनी महल संप्रदाय के अस्तित्व के लिए बिल्कुल एक शीर्ष किरण जैसा था। अब वे वास्तव में एक साथ नष्ट हो गए। पुहवार्क संप्रदाय गुरु ऋषिकेश को केवल अपने गले में मिठास महसूस हुई और मुंह से खून निकला। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश की सहनशीलता और बुद्धिमत्ता के बावजूद भी वो इस समय ऐसी हार को स्वीकार नहीं कर सके। संप्रदाय मास्टर बंगानी महल संप्रदाय के ऊपरी वर्ग भी पहले भारी सदमे में थे। इस समय संप्रदाय गुरु ऋषिकेश को खून उगलते देखकर वे भय से पीले हुए बिना नहीं रह सके। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वे ठीक है। उन्होंने अपना मुंह खोला और एल्डर गौरव से कहा, गौरव, आप मुझे उस समय की स्थिति बताएं। कुछ भी न चूके। एल्डर गौरव उस समय की स्थिति को याद करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन संप्रदाय गुरु ने इसे उठाया। उनके पास खुद को उस पर वापस देखने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुरंत एल्डर गौरव ने उस समय की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं थे। जब उन्होंने एल्डर गौरव की कहानी सुनी तो बंगनी महल के संप्रदाय के ऊपरी क्षेत्रों ने अभी भी पीछे से ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया। एल्डर गौरव ने कहा कि वे अभी तक ग्रैंड एरे के पास नहीं पहुंचे थे और वे पहले से ही इस तरह दिख रहे थे। बंगनी महल के वे शिष्य जो ग्रैंड एरे के हमले की सीमा के अंदर पहुंचे, निश्चित रूप से बहुत बुरी तरह मारे गए। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश की भौहें लगभग सिकुड़ गई जब तक कि वे एक नहीं हो गए। उसने एल्डर गौरव से पूछा। एल्डर साबंत ने तब कहा था कि अगर मैं भी चला जाऊं तो मैं भी ग्रैंड व्यू को नहीं तोड़ सकता। एल्डर गौरव ने सिर हिलाया और कहा, हां। एल्डर साबंत ने उस समय ऐसा कहा था। इसके अलावा एल्डर गौरव को बोलना चाहते हुए भी खुद को रोकते हुए देखकर संप्रदाय गुरु ऋषिकेश ने दुखी होकर कहा, जो कुछ भी है कहो। हां, शिष्य को लगता है कि अगर संप्रदाय गुरु व्यक्तिगत रूप से भी गठन को तोड़ने के लिए गए तो आप सबसे अधिक संभावना है। एल्डर गौरव ने पीछे के शब्दों को पूरा नहीं कहा, लेकिन सभी ने उसका मतलब समझ लिया और ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उसका मतलब था कि अगर संप्रदाय गुरु ऋषिकेश व्यक्तिगत रूप से गठन को तोड़ने के लिए गए तो भी वे बिना किसी नुकसान के वापस नहीं आ पाएंगे। इससे पता चलता है कि यह ग्रैंड व्यू कितना मजबूत था।
संप्रदायिक गुरु ऋषिकेश ने आश्चर्यचकित भाव नहीं दिखाया। एल्डर गौरव के अभी अभी के विवरण से उन्हें पहले से ही ये बात पता थी। इस भव्य सरणी की शक्ति उनकी कल्पनाओं से कहीं अधिक थी। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश ने अपनी सांसों में बुदबुदाते हुए कहा, 10 राज्य संगठन संप्रदाय को क्या हुआ? इतना शक्तिशाली अस्तित्व अचानक कैसे सामने आ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उस समय दिव्य संप्रदाय की विरासत हासिल कर ली हो? इसी समय भीड़ में से एक युवा प्रोफाइल खड़ी हुई। यदि आरव यहां होता तो वो पहचान लेता कि यह व्यक्ति बिल्कुल रजत ही था, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। कई महीनों तक नहीं मिलने के कारण वर्तमान रजत वास्तव में पहले से ही पीक नवे स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गई है। उस समय उन्होंने कपाड़िया जनजाति का अनुसरण करते हुए सेंट्रल कैपिटल में प्रवेश किया, लेकिन इस समय वो पहले ही बंगानी महल संप्रदाय में लौट आया और उन भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों को वास्तव में उनके द्वारा वापस लाया गया था। संप्रदाय गुरु शिष्य ने एक साहसिक अनुमान लगाया है, बस मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं। रजत की निगाहों में एक गहरी झलक थी। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश की आंखें ये सुनकर चमक उठीं और उन्होंने कहा, तो ये रजत है। क्या यह संभव है कि आप जानते हैं कि यह व्यक्ति जो इस भव्य समूह को नियंत्रित कर रहा है वह कौन है? रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह रजत पुष्टि करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी संभावना वाले व्यक्ति के बारे में कहने के लिए उसके अलावा कोई और योग्य नहीं है। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश ने हैरान होकर पूछा, ओ कौन? वो आरव है, रजत ने कहा। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले इस नाम के बारे में नहीं सुना था। रजत ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और रहस्यवादी क्षेत्र में घटित कुछ घटनाओं को याद किया, जिससे संप्रदाय गुरु ऋषिकेश और अन्य उच्च वर्ग के लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। आप कह रहे हैं कि उस 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्य आरव ने चौथे स्तर और 5वें स्तर के भव्य सरणी में प्रवेश किया, जैसे कि ये समतल जमीन थी। इसके अलावा उन्होंने आत्मा संगठन क्षेत्र की खेती के साथ 4C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से लड़ने के लिए तीसरे स्तर के सरणी गठन के एक सेट पर भी भरोसा किया। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश को लगा कि रजत की बातें मजाक जैसी है, लेकिन वो जानते थे कि रजत के लिए इस तरह का मजाक बनाना असंभव था। राजत ने संप्रदाय द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करने के बाद वापस आने के बाद दक्षिणी डोमेन को एकजुट करने की भव्य योजना शुरू की और उनके पास संप्रदाय गुरु ऋषिकेश को इस मामले की रिपोर्ट करने का समय नहीं था। ये सोचते हुए कि 1 महीने से अधिक समय बीत गया, वास्तव में इतना बड़ा तांडव सामने आएगा। इसके अलावा जब रजत वापस आया तो उसे पहले से ही पता था कि आरव ने भयंकर आंधी दुनिया में घुसपैठ की है। उसे लगा कि आरवी के लिए जीवित लौटना असंभव था। फिर भी 10 राज्य संगठन में हुई बड़ी अप्रत्याशित दुर्घटना के बाद रजत के नजर में दक्षिणी क्षेत्र में इस तरह का भयानक करिश्मा करने वाला आरव के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। संप्रदाय गुरु ऋषिकेश को प्रश्न करते देख रजत ने हाथ जोड़कर कहा, शिष्य बकवास करने की हिम्मत नहीं करता। यदि ये आरव न होता तो शायद शिष्य दिव्य संरचना संप्रदाय द्वारा बनाए गए व्यूहरचना को पार नहीं कर पाता और मिशन भी पूरा नहीं कर पाता। उच्च वर्ग के लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जाहिर है उन्हें इस तरह की जानकारी पहली बार मिली थी और इस खबर ने सभी को बहुत चौंका दिया। रजीत ने जो कहा उसके अनुसार जब आरव ने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसके पास केवल 7वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र साधना क्षेत्र थी। वो वास्तव में ऐसे क्षेत्र में चौथे स्तर और 5वें स्तर के भव्य सरणी के भीतर समतल भूमि की तरह आसानी से पार कर सकता था। क्या ये एक मजाक नहीं था? फिर भी जब इस तरह की अकल्पनीय चीजों को वर्तमान 10 राज्य संगठन पर रखा जाता है तो ये सबसे तार्किक व्याख्या भी थी। उस समय आरव के प्रदर्शन से कोई ये बता सकता था कि गठन पथ में उनकी उपलब्धियां संभवतः बहुत पहले ही चौथे स्तर के स्तर को पार कर गई थी। ऐसी शक्ति के बिना वो संप्रदाय की रक्षा करने वाले भव्य सरणी को कैसे नियंत्रित कर सकता था और 3 सोल सागर क्षेत्र की शक्तियों को भी कैसे काट सकता था? लेकिन तब से अब तक केवल कुछ ही महीने बीते थे। ये आरव इतना आगे नहीं जा सकता था कि वो सोल सागर क्षेत्र के स्तर तक पहुंच सके। ये खबर विरोधाभासों से भरी हुई थी। इसमें कई अस्पष्ट मुद्दे थे, लेकिन परिणाम को देखते हुए ये सबसे उचित व्याख्या भी थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने वास्तव में ऐसे राक्षसी शिष्य को अपनाया, ये काफी परेशानी वाली बात है, ऋषिकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ऋषिकेश को विश्वास था कि रजत इस मामले में मजाक नहीं करेगा। अब 10 राज्य संगठन संप्रदाय इस भव्य सेना का अंत तक बचाव कर रहा था। अगर कोई दिव्य पारगमन क्षेत्र शक्तिशाली व्यक्ति सामने नहीं आता तो संप्रदाय हर जगह कांटों से ढके साही की तरह हो जाता। वे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के खिलाफ पूरी तरह से असहाय हो जाते। इस युद्ध ने ऋषिकेश को इतना घायल कर दिया कि उसका शरीर दुखने लगा। इस बार सबक के साथ
उसने अब 10 राज्य संगठन संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा ऋषिकेश के पास किस तरह की दृश्य शक्ति थी? उसने बहुत पहले ही उस बड़े गौरव को देख लिया था, जिससे वो पहले ही अपने दिल की गहराई से डरने लगा था। यहां तक कि 9वीं स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस तरह से भयभीत थे। साधारण शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, 2 मध्यम स्तर के सोल सागर क्षेत्र के महान बुजुर्ग ऐसे ही भव्य व्यू के नीचे मर गए। सबसे अधिक संभावना है कि अब कोई भी ऐसा नहीं था जो खुद को मौत के घाट उतारने की हिम्मत करेगा। रजत की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, इस लड़के की प्रतिभा को अब राक्षसी शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी कमजोरी है। शायद हम उसे पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ऋषिकेश की आंखें सिकुड़ गई और ऐसा लगा कि वो पहले से ही जानता था कि रजत किस बारे में बात कर रहा था। तुम कह रहे हो टावरिंग पीक पर कैदी? रजत ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। ये लड़का संबंधों को बहुत महत्व देता है। उसे मूल रूप से रहस्यवादी क्षेत्र को अकेले छोड़ने का मौका मिला था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भयंकर आंधी दुनिया में घुसपैठ की। मैं सोच रहा हूं कि जब उसमें यह कमजोरी है तो हम इसका लाभ क्यों नहीं उठा सकते? जब तक हम उसे भव्य व्यू से बाहर निकाल देते हैं, तब तक हमें उससे निपटने में असमर्थ होने की चिंता क्यों करनी चाहिए? क्या होगा अगर वो बाहर नहीं आएगा? सोल सागर क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने पूछा। फिर हम एक एक करके कैदियों को मारेंगे। जब तक वो बाहर नहीं आता तब तक मारते रहेंगे। ये शब्द रजत ने मुस्कुराते हुए कहे थे। सिवाय इसके कि उसकी मुस्कान बहुत क्रूर लग रही थी। इन कुछ दिनों में पूरा 10 राज्य संगठन समूह खुशी से झूम रहा था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने 2 मध्यस्तरीय सोल सागर क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को खत्म करने के लिए भव्य सरणी पर भरोसा किया। ये दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में एक अनोखी जीत थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में आरव पहले से ही एक ऐसा अस्तित्व था जो उनके लिए ईश्वर के करीब था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल और संप्रदाय के गुरु यहां हों, वे आरव की सीमा तक पूरी तरह से ऐसा नहीं कर सकते। आरव को केवल 10 राज्य संगठन संप्रदाय को बचाने के लिए स्वर्ग द्वारा भेजा गया था। इन 2 बड़ी जीतों के साथ 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों का बंगनी महल संप्रदाय के प्रति भय लंबे समय से उनके दिमाग में पीछे रह गया था। अब भले ही ऋषिकेश व्यक्तिगत रूप से सामने आए, वे भी बिना किसी डर के आरव के पीछे खड़े रहेंगे और उसे निरंतर सार ऊर्जा हस्तांतरित करेंगे। लेकिन आरव ने अचानक महान युद्ध के बाद से बंद एकांत की घोषणा की। संप्रदाय के सभी मामलों को कार्तिक को संभालने के लिए छोड़ दिया। हर किसी के उत्साह को बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे अपने अपने मामलों में व्यस्त हो सकते थे। बेशक और भी अधिक शिष्यों ने उन उत्कीर्ण अक्षरों को समझना जारी रखा जिन्हें आरव ने विक्ट्री पैक पर छोड़ा था, ताकि जितनी जल्दी हो सके अवधारणाओं पर उनकी महारत बढ़ सके। सबसे बड़ा सुधार स्वाभाविक रूप से अभी भी ईशान था। अब वहां पहले से ही कोई नहीं था जो उसके आसपास के 200 फीट के क्षेत्र में पहुंच सकता था। ईशान के अलावा कार्तिक का सुधार भी काफी तेज था। चिंतन के माध्यम से कार्तिक पहले से ही 30वें तलवार चरित्र की गहराई को समझ गया था और वर्तमान में 31वें चरित्र को समझ रहा था। इस समय अवधि में आरव ने जेड स्पिरिट पिल के एक बड़े बैच को परिष्कृत करने के लिए चकोर कधाई का उपयोग किया। भयंकर आंधी दुनिया से लौटने के बाद आरव ने मूल रूप से अवधारणाओं को समझना बंद कर दिया था। जब तक उसके पास खाली समय होता, आरव मूल रूप से सार ऊर्जा की खेती करता था। अब आरव 9वें स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। उस लड़ाई के बाद आरव ने अनुमान लगाया कि बैंगनी महल संप्रदाय को संभवतः कुछ समय के लिए ठीक से योजना बनानी होगी। इसलिए उसने पहली बार में ही बंद एकांतवास की घोषणा कर दी। 3 दिनों के बाद आरव सीधे 9वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की बाधा को पार कर गया। बंद एकांत गृह में आरव अभी भी ध्यान कर रहा था, लेकिन 2 जानवर उसे घूर रहे थे। टस्क टस्क, बिग ब्रदर वास्तव में मेरे साथ मुकाबला कर सकता है। मेरे जैसे उसकी साधना में बिल्कुल भी कोई बाधा नहीं है। ब्रेव ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। युवा मास्टर की अवधारणाएं उनके क्षेत्र से बहुत अधिक है। उन्हें 1 या 2 साल और दीजिए। उनका सीधे सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बलवंत ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो कैसे साधना करता है। वो मुझसे बहुत बड़ा भी नहीं है। अवधारणाओं की उसकी समझ वास्तव में बहुत अधिक है। बिग ब्रदर ने कहा कि वो सीधे इस बंद एकांतवास में सी परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है। जब वो बाहर निकलेगा तो 10 राज्य संगठन के शिष्यों के चेहरे पर भाव बहुत ही आकर्षक होंगे। ब्रेव बहुत उत्साहित था, मानो दुनिया को अराजकता में डूबते देखना चाहता हो। लेकिन बलवंत ने इसका खंडन नहीं किया। वो ये भी जानता था कि ब्रेव ने जो कहा वो सही था। आरव ने जो औषधीय गोलियां परिष्कृत की, उनकी औषधीय प्रभावकारिता कई गुना थी, यहां तक कि दूसरों की तुलना में 10 गुना अधिक।
साथ ही उसकी अत्यंत स्वर्ग विरोधी साधना पद्धति, वो बहुत अधिक औषधीय शक्ति को अवशोषित करने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसकी साधना गति व्यावहारिक रूप से अन्य सामान्य लोगों की तुलना में दर्जनों गुना थी। ऐसी साधना गति ये निचले क्षेत्र के मार्शल कलाकार चाहकर भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते थे। एकांत में प्रवेश करने के बाद आरव मूल रूप से हर समय सार ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था। उसका क्षेत्र भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 8 दिन और बीत गए। आरव आखिरकार एक झटके में शिखर 9वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया। इस समय आरव के डेंटिन के अंदरूनी हिस्से पहले से ही फूल चुके थे। मुट्ठी के आकार के सार ऊर्जा क्रिस्टलीय शरीर ने व्यावहारिक रूप से उसके डेंटिन को भर दिया। इसके बाद आरव ने अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 दिन और बिताए और सीधे सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र केवल एक संक्रमणकालीन क्षेत्र था, लेकिन निस्संदेह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। डेंशन को तोड़ना, सी डेंशन में बदलना। सी डेंशन का आकार और गुणवत्ता ने भविष्य में बहुत हद तक ऊंचाई निर्धारित करेगा। डेंटिन को तोड़ने के बाद पूरा डेंटिन टूट जाएगा, मूल डेंटिन गायब हो जाएगा। मार्शल कलाकार के शरीर के भीतर एक जगह स्वाभाविक रूप से बनेगी जिसका उपयोग सी डेंटिन यानी कि सार ऊर्जा समुद्र को समायोजित करने के लिए किया जाता था। जब मार्शल कलाकार सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में खेती करते हैं तो वे मूल रूप से केवल मुट्ठी भर सार ऊर्जा समुद्र को ही संघनित कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में मार्शल कलाकार के पास जितना अधिक आत्मा तरल होता है, सार ऊर्जा समुद्र उतना ही बड़ा संघनित होता है। इसके अलावा पहली बार संघनित सार ऊर्जा सागर का आकार भी भविष्य में मार्शल कलाकार की सीमाओं को निर्धारित करता है। यही कारण है कि यह कहा गया था कि यह क्षेत्र, जो एक प्रमुख क्षेत्र नहीं था, अत्यंत महत्वपूर्ण था। उस समय आरव ने 9 उत्तम आत्मा द्रव बूंदों को संघनित किया। उस समय उसके शरीर के भीतर सार ऊर्जा क्रिस्टलीय शरीर सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इस बारे में कि वो कितना बड़ा सार ऊर्जा सागर संघनित कर सकता है, आरव भी बहुत उत्सुक था। हे, मुझे आश्चर्य है कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति के साथ सी एक्सपैंडिंग पिल के साथ कितना बड़ा सार ऊर्जा सागर संघनित कर सकता हूं। मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, आरव ने ठहाका लगाते हुए कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आरव ने एक काली औषधीय गोली निगल ली। उसके शरीर के भीतर सार ऊर्जा उबलने लगी। उसका डेंटियन क्षेत्र ढहने लगा। हिस, आरव ने गहरी और ठंडी सांस ली। उसके डेंटिन के ढहने का एहसास सहना इतना आसान नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई 300,000 किलो के हथौड़े से उसके पेट पर वार कर रहा हो। इस तरह की पीड़ा ने उसे सांस लेने में असमर्थ कर दिया। टूटता हुआ कोर, बदलता हुआ समुद्र, ये कोई मजेदार बात नहीं थी। ऐसे बहुत से मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। लापरवाही का एक पल और ये दांव के बिखरने और नष्ट होने का नतीजा होगा। सच में असंख्य दुनियाओं में हर सेकंड इस कदम पर मरने वाले मार्शल आर्टिस्ट थे। अपने पिछले जीवन में आरव भी इसी प्रक्रिया से गुजरा था। जीवन और मृत्यु की उस तरह की पीड़ा अभी भी उसकी यादों में ताजा थी, लेकिन इस जीवन का टूटता हुआ कोर पिछले जीवन से भी ज्यादा दर्दनाक लग रहा था। इस बार आरव ने लगभग एकदम सही स्थिति में कोर को चकनाचूर कर दिया। उसके शरीर में सार ऊर्जा पहले ही संतृप्त अवस्था में पहुंच चुकी थी। इतनी मोटी सार ऊर्जा का ढहना आरव के लिए भी कोई मजेदार बात नहीं थी। गड़गड़ाहट, आरव का डेंटिन इंच इंच करके फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे सूखी हुई धरती हो और उसमें दरारें पड़ गई हों। जो फटा था वो सिर्फ डेंटिन नहीं था, इसमें डेंटिन के भीतर सार ऊर्जा क्रिस्टलीय शरीर भी शामिल था। दरारें लगातार बड़ी और बड़ी होती गई। अंत में ये एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़ों में टूट गया। आह! आरव ने एक लंबी चीख मारी जिसमें उसने अपनी सारी पीड़ा बाहर निकाल दी। इस समय पीड़ा भी अपने चरम पर पहुंच गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। खंडित सार ऊर्जा क्रिस्टलीय शरीर अभी भी टुकड़े टुकड़े हो रहा था और ये टूट रहा था। एक बार जब कोर को तोड़ने की यह प्रक्रिया शुरू हुई तो ये दुनिया के ढहने जैसा था, जब तक कि सब कुछ शून्य में बदल नहीं गया। ठीक उसी समय कोमल औषधीय शक्ति की एक धार आरव के डेंटिन क्षेत्र में विलीन हो गई, जो उन सार ऊर्जा क्रिस्टल निकायों और खंडित डेंटिन पर छलक गई। एक पल में आरव का दर्द काफी हद तक कम हो गया। ये सी एक्सपैंडिंग पिल दिव्य क्षेत्र की शीर्ष श्रेणी की टियर 3 औषधीय गोली थी। इसका उपयोग विशेष रूप से सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। निचले क्षेत्रों में यह बिल्कुल भी नहीं था। इस अवधि में आरव कई स्थानों पर घूमता रहा और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों को भी इकट्ठा करता रहा, जिनकी इस सी एक्सपैंडिंग पिल को आवश्यकता थी। आरव को रहस्यवादी क्षेत्र में कई जड़ी बूटियां मिली। शेष कुछ औषधीय जड़ी बूटियां जिन्हें खोजना कठिन था, आरव को वे सभी आदरणीय किमिया संप्रभु के स्थान पर मिली।
हालांकि भयंकर आंधी दुनिया में संसाधनों की कमी थी, फिर भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन उस दुनिया का सर्वोच्च अस्तित्व था। कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढना अभी भी कोई समस्या नहीं थी। ये सी एक्सपैडिंग पिल कोई साधारण औषधीय गोली नहीं थी। यहां तक कि दिव्य क्षेत्र में भी बहुत कम लोग थे जो इसे अच्छी तरह से जानते थे। इस तरह की औषधीय गोली दिव्य क्षेत्र के विभिन्न शीर्ष गुटों द्वारा कनिष्ठ शिष्यों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा केवल सच्चे प्रतिभाशाली लोग ही इस औषधीय गोली को प्राप्त कर सकते थे। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि यह था कि केवल मेडिसिन किंग हॉल और अल्केमिस्ट एसोसिएशन, दो महान शक्तियों के पास ही ये गोली का फार्मूला था। सी एक्सपैडिंग पिल न केवल उस समय दर्द को कम कर सकता था जब मार्शल कलाकार सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, बल्कि ये मार्शल कलाकार को अपने सार ऊर्जा सागर को अधिकतम सीमा तक विस्तारित करने में भी मदद करता था। ऐसा प्रभाव किसी भी नौवें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को पागल कर देगा। ये एक औषधीय गोली थी जो मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता को बढ़ा सकती थी। भले ही मार्शल आर्टिस्ट का सार सी डेंटियन थोड़ा सा ही फैल जाए, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट को जीवन भर लाभ होगा। इसके अलावा सर्वोच्च प्रतिभाओं के लिए यह थोड़ा सा अंतर यह निर्धारित कर सकता है कि किसकी उपलब्धियां अधिक होंगी। बहुत जल्द वे सार ऊर्जा क्रिस्टल पाउडर जैसी अवस्था में बिखर गए, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। वे पाउडर जैसे क्रिस्टल शरीर अंततः शून्य में बदल गए। आरव का दांटियन क्षेत्र अब बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ब्लैक होल हो। आश्चर्य है कि बिग ब्रदर का सार ऊर्जा सागर कितना बड़ा होगा। ब्रेव भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बगल में बलबंत की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई क्योंकि उसने गंभीर स्वर में कहा, ये यहां है। अभी उनकी आवाज धीमी भी नहीं हुई थी कि साधना कक्ष में मौजूद सार ऊर्जा तुरंत ही खाली हो गई। हिस। बलवंत और ब्रेव ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने दूसरे पक्ष की आंखों में आश्चर्य देखा। ये वो साधना कक्ष था जिसे 10 राज्य संगठन के बुजुर्ग आमतौर पर साधना के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका घनत्व बाहरी दुनिया से 20 गुना था। क्या इतनी मोटी स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा एक पल में सूख गई? सौभाग्य से आरव ने अपने पीछे हटने से पहले इस साधना कक्ष की आत्मा गदरिंग संरचना में सुधार किया था। जल्द ही सार ऊर्जा की बड़ी मात्रा फिर से अंदर भर गई, लेकिन एक बार जब ये सार ऊर्जाएं अंदर आई तो आरव ने तुरंत इसे फिर से चूस लिया। इस तरह की अवशोषण गति ने बलबंत और ब्रेव को अविश्वसनीय रूप से चौंका दिया। वे दोनों ही विरासत में मिली यादों वाले राक्षसी जानवर थे और मानव सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों की साधना के बारे में बहुत स्पष्ट थे। जब साधारण मार्शल कलाकार सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में घुसते थे तो ऐसी अवशोषण दर होना असंभव था। अवशोषण की गति ने संकेत दिया कि आरव का सार ऊर्जा समुद्र में अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में सार ऊर्जा की जरूरत थी। ये सार ऊर्जाएं सिर्फ एक कप पानी से जलती हुई लकड़ी को बुझाने की कोशिश कर रही थी। जब सार ऊर्जा बाहर से आरव के पूरे शरीर में प्रवेश करती थी तो उसे तुरंत उसके शरीर के अंदर मौजूद ब्लैक होल द्वारा चूस लिया जाता था। जल्द ही आरव के ब्लैक होल जैसे डेंटिन क्षेत्र में ब्लैक होल के केंद्र में तरल अवस्था सार ऊर्जा का एक अतिरिक्त पूल बन गया। ये सी डेंटिन था जो अभी तक आकार नहीं ले पाया था। एन, क्या हो रहा है? यहां सार ऊर्जा खत्म होती दिख रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आगे बढ़ रहा है? लेकिन इन कुछ दिनों में बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने भी इतना हंगामा नहीं किया। ओह, ठीक है। क्या जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव बंदे एकांत में नहीं है? क्या यह संभव है कि वे आगे बढ़ रहे हैं? वास्तव में ऐसी संभावना है। बू, क्या यह हो सकता है कि वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है? अन्यथा इतनी बड़ी हलचल क्यों होगी? जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव बुजुर्गों के साधना कक्ष में एकांत में है। वहां सार ऊर्जा घनत्व बाहरी दुनिया से 20 गुना है। ये अभी भी उनके लिए अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या आपको लगता है कि जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव को मापने के लिए सामान्य ज्ञान का उपयोग करना विश्वसनीय है? आरव के साधना कक्ष के चारों ओर सार ऊर्जा को आत्मा गदरिंग संरचना द्वारा चूसा गया था। अवशोषण क्षेत्र चौड़ा होना शुरू हो गया, जिससे अन्य 10 राज्य संगठन के शिष्यों को चिंता हुई। फिर भी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह की स्थिति 3 दिनों तक बनी रहेगी। आरव का सार ऊर्जा समुद्र एक अथाह गड्ढे की तरह था जो किसी भी तरह से भरने में असमर्थ था। बूढ़े बलबंत, क्या बड़े भाई ठीक होंगे? वो पहले से ही 3 दिनों से सार ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। उसका सार ऊर्जा सागर कितना बड़ा है? ब्रेव कुछ हद तक चिंता से भर गया था। बलवंत का चेहरा भी आश्चर्य से भरा हुआ था। इन 3 दिनों में उसने और ब्रेव ने देखा कि आरव ने पूरे समय सार ऊर्जा को अवशोषित किया। इस साधना कक्ष में सार ऊर्जा अभी तक पूरी तरह से नहीं भरी थी। इस सार ऊर्जा सागर को इतनी दर और मात्रा में अवशोषित करने में सक्षम होने के लिए कितना बड़ा होना चाहिए था? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यंग मास्टर का सार ऊर्जा सागर कम से कम इतना बड़ा तो होगा। बलबंत ने थोड़ा इशारा किया,
लगभग एक बाथटब के आकार का। यह पहले स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार के लिए पहले से ही बहुत बड़ा था। जब सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के विशाल बहुमत का सार ऊर्जा समुद्र केवल एक मुट्ठी के आकार का था। यहां तक कि कुछ प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों के लिए उनके सार ऊर्जा समुद्र केवल एक कटोरे के आकार के थे। जब भयंकर आंधी दुनिया का देवरूप सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में टूट गया तो वो भी एक चेहरे के बेसिन के आकार का था। यह पहले से ही एक दुनिया के भीतर शीर्ष अस्तित्व था। इस समय आरव ने आखिरकार दोनों आंखें धीरे धीरे खोली। जब बलवंत ने आरव की आंखें देखी तो उसे वास्तव में उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसका वर्तमान क्षेत्र स्पष्ट रूप से आरव के समान ही था, लेकिन उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। बॉस, क्या आप ठीक है? ब्रेव ने कुछ हद तक सूखे मुंह से पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। तो तुम्हारा सार ऊर्जा सागर कितना बड़ा है? ब्रेव फिर भी पूछने से खुद को रोक नहीं सका। लगभग 10 फीट की परिधि, आरव ने बेपरवाही से कहा। क्या 10 फीट? ब्रेव और बलवंत की आंखों में एक ही समय में बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। आरव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह सफलता अभी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, कल्पना से थोड़ी बेहतर। बहुत बढ़िया, यह तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। ठीक है, 10 फीट की परिधि किस तरह की धारणा थी? तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्रों का सार ऊर्जा सागर भी 10 फीट तक नहीं पहुंच सकता है। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मार्शल कलाकारों की साधना का ध्यान सार ऊर्जा सागर पर होगा। मार्शल कलाकारों को सार ऊर्जा सागर को लगातार विस्तारित करने की आवश्यकता होती है ताकि उनके सी डेंटियन अंतरिक्ष के भीतर सार ऊर्जा सागर अधिक से अधिक हो सके। यहां तक कि कुछ शक्तिशाली तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्रों के लिए भी उनमें से बहुत कम लोगों के पास सार ऊर्जा सागर होगा जो 10 फीट की परिधि तक पहुंच सकता है। 10 फीट की परिधि वो सीमा थी जिसे तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र प्राप्त कर सकते थे। केवल वे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग ही 10 फीट की परिधि तक पहुंच सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि आरव केवल पहले स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में है। यह भी कहना था कि आरव के शरीर में अभी सार ऊर्जा भंडार है तीसरे स्तर के अधिकांश सी विनियमन क्षेत्रों की तुलना में पहले से ही अधिक प्रभावशाली था। पहले भी संकी लोगों को देखा है, लेकिन ऐसा संकी व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। अगर यह खबर फैल गया तो ये अन्य मार्शल कलाकारों को कैसे जीवित रहने देगा? बड़े भाई, तुम सच में बहुत विकृत हो। दिव्य क्षेत्र में वे शिखर प्रतिभाएं आपके मानक भी हैं, है ना? ब्रेव की विरासत में मिली यादों में दिव्य क्षेत्र के बारे में कुछ रिकॉर्ड थे, इसलिए वो जानता था कि इस बार आरव की सफलता किस तरह के संकी मानक तक पहुंची है। दिव्य क्षेत्र के शिखर प्रतिभा के समान स्तर पर एक निचले क्षेत्र का मार्शल कलाकार, इसके लिए कितनी राक्षसी प्रतिभा की आवश्यकता थी? आरव स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षेत्र के मानकों को जानता था। 10 फीट की परिधि वाला एक सार ऊर्जा समुद्र भी दिव्य क्षेत्र में उसी पीढ़ी के लोगों के बीच एक उत्कृष्ट अस्तित्व था। उन प्रमुख गुटों की जूनियर पीढ़ी जो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करते समय 10 फीट की परिधि तक पहुंच सकती थी, वो भी एक हाथ की उंगलियों की संख्या से अधिक नहीं थी। दिव्य क्षेत्र में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र केवल लाखों करोड़ों तक सीमित कैसे हो सकता है? एक हाथ की उंगलियों की संख्या से अधिक नहीं। यह देखा जा सकता है कि कठिनाई कितनी बड़ी थी। आरव के पास उत्तम आत्मा संघनन भी था। सी ट्रांसफॉर्मेशन पिल के प्रभावों को जोड़ते हुए वो इस हद तक पहुंच गया। इसलिए इस बार की सफलता के बारे में आरव अभी भी काफी प्रसन्न था। कम से कम वो जानता था कि जब बिज्जदेव ने सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश किया था तो वो भी ऐसी परिपूर्ण स्थिति में नहीं पहुंचा था। लेकिन आरव ये भी जानता था कि एक मार्शल कलाकार के विकास को प्रभावित करने वाले कारक बहुत अधिक थे। भले ही वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में शक्ति अवधि में बिज्जदेव को पार कर गया हो, उसके पास गर्व करने लायक कोई क्षेत्र नहीं था, क्योंकि उसे दिव्य राजा क्षेत्र बिज्जदेव का सामना करना था। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वो मूल रूप से निचले क्षेत्रों में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को हरा सकता था। यहां तक कि प्रथम स्तर के सोल सागर क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते समय भी उसके पास अब उससे लड़ने की ताकत थी। हाँ, सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र अभी शुरुआत है, अभी बीच के 3 चरणों तक भी नहीं पहुंचा है, अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, चलो पहले बाहर जाकर देखते हैं क्या चल रहा है। आरव ने खुद इसे बहुत उदासीनता से लिया। उसे अभी जबरदस्त ताकत की जरूरत थी और उसी पीढ़ी के लोगों को कुचलने की नहीं। आरव की नजर कभी भी उसी पीढ़ी के लोगों पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो और उसी पीढ़ी के लोग शुरू से ही एक ही दुनिया में नहीं थे। जैसे ही वो बाहर निकला, कार्तिक अभिवादन करने के लिए आगे आया। जिस क्षण उसने आरव को देखा, उसकी आंखें स्थिर हो गई और वो चौंक कर बोला, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव,
तुम तो पहले ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गए हो। सच तो यह है कि आरव का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करना वो नहीं था जिससे वो सबसे अधिक आश्चर्यचकित था। कार्तिक को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि जब उसने आरव का सामना किया तो उसे वास्तव में एक विशाल पर्वत को देखने का एहसास हुआ। उसने पहले केवल सांप्रदायिक गुरु के साथ इस तरह की भावना का अनुभव किया था। यह कैसे संभव हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव पहले से ही सेक्ट मास्टर की ऊंचाई तक पहुंच गया हो? लेकिन वो केवल प्रथम स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पर है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, एन इस बार एकांतवासी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को तोड़ने के लिए था। सौभाग्य से प्रक्रिया काफी सुचारू रूप से चली गई। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक मुझे कुछ कहना चाहते हैं? कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और गंभीर भाव से कहा, रोहित, उन सभी ने समाचार भेजा है। बैंगनी महल संप्रदाय के गुरु ऋषिकेश ने व्यक्तिगत रूप से कई हजार शिष्यों को शक्तिशाली टुकड़ियों में 10 राज्य संगठन संप्रदाय को घेरने के लिए प्रेरित किया। वे 5 दिनों के बाद 10 राज्य संगठन संप्रदाय में पहुंचेंगे। आरव ने कहा, और भी खबरें होनी चाहिए, है ना? कार्तिक दंग रह गया और आश्चर्य से बोला, अरे, जूनियर अप्रेंटिस भाई को कैसे पता? इस बार ऋषिकेश ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल, सेक्ट मास्टर, साथी मास्टर, हॉल हेड इंद्रजीत को साथ लेकर यहां आ रहे हैं। लगता है वे हमें ग्रैंड एरे से बाहर करना चाहते हैं। आरव ने आश्चर्य से कोई भाव नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात की बहुत पहले से उम्मीद थी। उसने कहा, उम्मीद के मुताबिक हो रहा है। फिर उसने कार्तिक की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूछा, सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान की इन दिनों क्या प्रगति है? कार्तिक आरव की सोच को ठीक से समझ नहीं पाया। इस समय ईशान के बारे में पूछने का क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि ईशान के दायरे को तोड़कर आगे बढ़ने से युद्ध की स्थिति पर कोई असर पड़ा हो? कार्तिक अभी बोलने ही वाला था कि अचानक तलवार की एक धार आसमान की ओर बढ़ी। पूरा 10 राज्य संगठन समूह इसे साफ साफ देख सकता था। दिशा की ओर देखते हुए यह बिल्कुल विक्ट्री पीक की दिशा थी। आरव की आंखें चमक उठीं और वो मुस्कुराते हुए बोला, लगता है सीनियर अप्रेंटिस भाई ईशान ने दायरे तोड़ दिया है। आओ सीनियर अप्रेंटिस भाई कार्तिक, चलो साथ में विक्ट्री पीक पर नजर डालते हैं। विक्ट्री पीक पर चारों ओर तलवार की नियत फैल गई। सभी शिष्यों ने पास जाने की हिम्मत ही नहीं की। ईशान के कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उसका पूरा अस्तित्व नश्वर दुनिया पर उतरते हुए एक दिव्य देवता के समान था। काफी देर बाद वो असीम तलवार की नियत ईशान के शरीर में वापस आ गई। वर्तमान ईशान एक खींची हुई तीखी तलवार के समान था, अतुलनीय रूप से भयंकर और तीक्ष्ण। ताली ताली ताली, अप्रत्याशित तालियां बजी। एक आवाज सुनाई दी, हाँ, सच्चे इरादे को समझने के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान को बधाई। हमारे 10 राज्य संगठन के संप्रदाय में पुनरुत्थान की उम्मीद है। ये सुनते ही ईशान का पूरा शरीर कांप उठा। वो एक झटके में आरव के सामने पहुंच गया। उसने एक गंभीर प्रणाम किया और कहा, ईशान के लिए ये दिन पाना, ये सब जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव के कारण है। आज के बाद मैं ईशान, जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव जहां कहेंगे मैं वहां जाऊंगा, भले ही ये मृत्यु की और क्यों ना हो, ताकि इस दयालुता का बदला चुका सकूं। मेरा बस चले तो मैं आपको गुरु के रूप में भी पूछता, लेकिन मैं जानता हूं जिस महान व्यक्ति को मिस कोयल जैसे 19 से 20 साल के किमिया ग्रैंड मास्टर गुरु के रूप में पूछते हैं, वहां मेरे जैसे एक निम्न प्रतिभा की क्या औकात। वरिष्ठ भाई ईशान, खुद को कम मत समझो। इस संसार में कई लोगों को खेती के लिए अच्छे वातावरण नहीं मिलता है, फिर भी उनमें से एक प्रतिभा बाहर निकल कर आता है, तो ये प्रशंसा योग्य है। इसलिए छोटा फील करने की जरूरत नहीं है। आप जीसी को भी गुरु के रूप में पूजेंगे, वो जरूर भविष्य में आपके लिए गर्व अनुभव करेगा। लेकिन मैं आपको ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मंजिल के आपके लिए सही नहीं है। 10 राज्य संगठन संप्रदाय को आपकी जरूरत है। यह सुनकर ईशान हाँ में सर हिलाया। वो आरव की बातें समझ गया और वो कभी भी आरव की नक्शे कदम पर नहीं चल पाएगा। लेकिन ईशान की पहले की शब्द सुनकर वहां उपस्थित 10 राज्य संगठन संप्रदाय के अनुयायी के बीच हाहाकार मच गई। क्या भाई आरव के पीछे पीछे चलने वाली लड़की एक किमिया ग्रैंड मास्टर है? वो भी बस 19 से 20 साल की ही है, और सबसे बड़ी बात है इस अतुलनीय प्रतिभा भाई आरव के शिष्य है। सभी के नजर में आरव के प्रति सम्मान आसमान तक बढ़ गई। लेकिन तभी अचानक से भीड़ से घबराती हुई एक 19 से 20 साल की लड़की बाहर आई और आरव के सामने झुकते हुए कहा, मास्टर माफ करें, मुझे पता नहीं कैसे आपके वरिष्ठ भाई श्रीमान ईशान को मेरे बारे में पता चला। आपकी इस तुच्छ शिष्या ने मास्टर के अनुमति के बिना परोक्ष रूप से पहचान का उजागर की है। मैं मास्टर को कोठर सजा के लिए विनती करती हूं। तभी ईशान अचानक फिर से बाहर आया और आरव से कहा, लीडर, इसमें गलती मेरा है। कुछ दिन पहले मिस कोयल हवा में अपनी ज्वाला स्तर प्रदर्शित करके शायद कुछ साधना कर रहे थे। उस समय में देख लिया। फिर बाद में आपकी 2 साथ जानवरों के बातचीत से पता चला कि वो आपकी शिष्या है। मेरा कुछ गलत इरादा नहीं था। मुझे माफ करे लीडर,
फिर ईशान ने कोयल की ओर मुड़ा और अपनी सिर झुकाकर कहा, मिस, कृपया इस अज्ञानी को माफ करें। आपकी अनुमति के बिना आपको साधना करते हुए देखा और अभी भावनाओं में बहकर हमारे लीडर यानी कि आपके गुरु के सामने अपना भावना व्यक्त किया और अनजाने में इसमें आपकी वर्णित किया। फिर उसने ब्रेव और बलवंत की और मुड़ा और सिर झुकाते हुए कहा, दोनों वरिष्ठ, कृपया आप दोनों की नीची बातें सुनने के लिए मुझे माफ करें। कृपया सभी मेरे को दंडित करें, चाहे वो मृत्यु दंड भी क्यों ना हो। मैं खुशी खुशी गले लगाऊंगा। ईशान वर्तमान संप्रदाय के लिए सोच रहा था और आरव को असम्मानित करना नहीं चाहता था, क्योंकि आरव ही था जो संप्रदाय की अस्तित्व का आखिरी सहारा था और यहां गलती उसका था। वो कौन होता है जो किसी की पहचान को उजागर करके के लिए, इसलिए अभी आरव उसे उसकी जीवन देने के लिए भी कहे तो वो खुद ही खुशी खुशी दे देगा। वर्तमान आरव असमंजस में था। उसकी मन में उथल पुथल चल रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अरे क्या चल रहा है यहां, ये बस एक पहचान की बात है, इसको इतनी गंभीर परिस्थिति में क्यों परिवर्तित कर दिया गया। एक आह भरते हुए आरव सामने की परिस्थिति को ठीक करने ही वाला था। अचानक उसके मन में कुछ सुझाव आया। वो कदम रोक लिए और कुछ सोचकर ब्रेव को एक आतंरिक आवाज भेजा और कुछ कहा। आरव की बातें सुनकर ब्रेव आंखें पहले तो नाराज दिख रही थी, लेकिन एक पल बाद चमक उठी। उसकी आंखों की चमक में लालच की संकेत था। फिर कुछ क्षण बाद ब्रेव अचानक आगे आया और आरव के सामने घुटने टेक दी और कहा, बड़े भाई, इसमें बहन कोयल, भाई ईशान और बूले बलवंत की कोई गलती नहीं है। सभी दोष मेरा है। कृपया मुझे दंड दो। ये देखकर भावुक कोयल की आंखें तुरंत भर आई और उसने ब्रेव के थोड़ा आगे आकर घुटने टेक दी और कहा, मास्टर, इसमें भाई ब्रेव, भाई बलवंत और भाई ईशान का कोई गलती नहीं है। आपका अवमानना इस अयोग्य शिष्या के लिए हुई है। कृपया मुझे दंड दीजिए मास्टर। ये दृश्य देखकर बलवंत भी आगे आया और कुछ उस तरह की हरकतें की। फिर ईशान भी इसे दोहरा कर दोष आपने ऊपर ले ली। ये दृश्य देखकर तुषार, कार्तिक, धीरज, सीसीर जो भी आरव के साथ रहस्यवादी क्षेत्र में गए हुए थे, शिवलग आरव के सामने घुटने टेक दी और ईशान, कोयल, बलवंत, ब्रेव के जगह दंड की मांग की। नारा था, हम सब एक ही संप्रदाय के अनुयायी हैं, कृपया हम सबको दंड दीजिए। फिर एक एक करके, दो दो करके, 10-10 करके, ऐसे करके हजारों में घुटने टेकने की आवाजें आने लगी और संप्रदाय में साथी और अतिथियों के जगह यानी कि ईशान, कोयल, बलवंत और ब्रेव के बदले खुद के लिए दंड की मांग होने लगी। यह दृश्य बहुत ही हृदय स्पर्शी था। बस एक आवाज गूंज रही थी, हमारे साथी भाई और अतिथियों को कृपया माफ करें लीडर। आपकी अवमानना के लिए उनकी जगह कृपया मुझे दंड दीजिए लीडर। मैं लीडर के आदेश पर मर मिटने को तैयार हूं। इसका कारण था इससे पहले कार्तिक द्वारा कही गई एक वाक्य, हम एक ही संप्रदाय की अनुयायी हैं, हम सबको दंड दिया जाए। अगर बात लीडर बुलाने की तो कब आरव इन छोटी सी टुकड़ी का लीडर नहीं था, रहस्यवादी क्षेत्र में हो या अभी संप्रदाय को रक्षा करना हो। आरव खड़ा है तो सभी को विश्वास है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। क्या ये एक लीडर के ऊपर विश्वास नहीं है? सभी लोग पहले इसे बस शब्दों में व्यक्त नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी माहौल के कारण सभी ने इसे व्यक्त किया। लेकिन अपनी भाइयों को आपने सामने घुटने टेकाने की आरव का कोई मनसा नहीं था। वो बस लोगों की संप्रदाय के प्रति भक्त भावना को बढ़ाना चाहता था। 1.5 साल उस समय आरव ब्रेव को आपने सामने घुटने टेकने के लिए कहा था, अपनी साथियों को एकजुट भावना को दिखाने के लिए, जो अभी इस बची लोगों के बीच बहुत जरूरी है। ऐसे भी आरव और ब्रेव के बीच भाई भाई का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। जिस छोटा सा जानवर ने उसे बचाने के लिए जीवन की परवाह किए बिना आगे कूद जाता है, इसे एक पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाएगा। इसलिए आरव और ब्रेव के बीच एक जैविक भाई और बचपन के दोस्त के जैसे रिश्ता बन गया था। आरव कुछ करने के लिए कहेगा तो ब्रेव कैसे मना कर सकता था। उस समय आरव की घुटने टेकने की बातें सुनकर ब्रेव पहले मुंह फुला दिया, लेकिन आरव की अगली बात उसे उत्साहित कर दिया। दरअसल आरव उसके लिए गोली बनाने की लालच थी, लेकिन आरव को उम्मीद नहीं थी कि इन साथियों ने उसे लीडर बना के उसके सामने घुटने टेक देंगे। और बस ब्रेव, बलवंत, कोयल, ईशान जो भी उस सिचुएशन क्रिएट की थी, उनके जरिए सभी भाइयों को सभी परिस्थिति में साथ खड़े होने का एक सिचुएशन बनाकर सभी को प्रश्नोत्साहित करने की कैसी सीखी थी। लेकिन बची हुई पूरा संप्रदाय उसके सामने घुटने टेक देगा, उसे उम्मीद नहीं थी। ये ठीक भी है। इसे पता चलता है कि इस विकट परिस्थिति ये लोग साथ है और अभी संप्रदाय इनके लिए सब कुछ है। कुछ सोचने के बाद उसने पीछे घुमा और घुटने टेक दी। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वे सभी आरव के सामने अपना लीडर मानने कारण घुटने टेके थे, लेकिन आरव पीछे घूमकर विस्टोरी पिक के सामने घुटने क्यों टेक दी? जब साथी भाई और बहनों ने ये दृश्य देखकर असमंजस में थे, तभी उन सबने देखा कि आरव अपनी राइट हैंड सीधे ऊपर उठाया, मुट्ठी बंद की और 75% एंगल में हाथ को विक्ट्री पीक की और करके चिल्लाया, मैं आरव इस संप्रदाय की एक सामान्य शिष्य हूं। साथियों में आप लोगों का सम्मान की योग्य नहीं हूं।
मेरा और आप सभी का सम्मान और समर्पण सब कुछ इस महान संप्रदाय के लिए, सब कुछ उस महान पूर्वजों के लिए है जिन्होंने संप्रदाय के लिए अपनी संपूर्ण जीवन के साथ साथ आत्मा को भी समर्पित कर दिया। मैं आरव समर्पित हूं इस संप्रदाय के लिए जो मुझे सहारा दिया है, जो मुझे सिखाया है। मैं इस संप्रदाय की ऋणी हूं, इसलिए संप्रदाय और संप्रदाय की सच्चे अनुयायी के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हूं। भले ही भविष्य में मैं संप्रदाय में एक बुजुर्ग और नेता बन जाऊं, मैं नीची लाभ के लिए कभी संप्रदाय को नहीं ठगूंगा। उच्च पोजीशन पर होने के कारण कभी भी छात्रों को नीची स्वार्थ के लिए नहीं सताऊंगा, भले ही मुझे सिर झुकाना पड़े। सिर झुकाना कोई गलती या शर्मिंदगी नहीं है, ये एक सच्चे मार्शल कल्टिवेटर को सच्चाई और सम्मान के लिए लड़ाना दिखाता है। लेकिन उन वायरस जो संप्रदाय को नीची चीजें के लिए दूषित कर रहे हैं, उन्हें मिटाने के लिए एक पल के लिए भी नहीं सचूंगा, भले ही इस कार्य में मेरा सिर कट जाए, क्योंकि मेरा उच्च अस्तित्व संप्रदाय के बदलत है और संप्रदाय के उचित अस्तित्व को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। आरव की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी साथियों का तून खोलने लगा। सभी लोग उत्तेजित हो गए, सभी के मन में सांप्रदायिक भावना उमड़ पड़ी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय की अनुयायी की बात तो छोड़ ही दो। इस समय कोयल, दीक्षा, ईसा, बलवंत, ब्रेव जो संप्रदाय से नहीं थे, आरव की बातें सुनकर उत्तेजित हो गए। पल्लवी ने मन ही मन सोचा, क्या राजसी और दुर्जय व्यक्तित्व है, बातों से लोगों के बीच ऊर्जा भर देता है। भविष्य में यह नाम आरव शर्मा जरूर गूंजेगा। फिर चारों ओर से आवाजें आने लगी, हम हमारे वर्तमान लीडर से सहमत हैं। हम जो कुछ भी हैं संप्रदाय के लिए है। इस महान संप्रदाय की अच्छी छवि हमारे अच्छे व्यवहार और परिवारिक भाव से बढ़ेगा। हम संप्रदाय के खिलाफ, हमारे साथियों के खिलाफ किसी भी दुश्चिंता मन में नहीं लाएंगे, लेकिन किसी को भी साथी भाइयों के खिलाफ साजिश और संप्रदाय की सम्मान में आंच लाते हुए देखा गया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हमारा महान संप्रदाय हमारा सब कुछ है। कुछ मिनट तक इस नारा बजता रहा। फिर 15 मिनट के बाद आरव खड़ा हो गया और साथियों की तरफ घूमकर हाथ नीचे किया। सब लोग शांत हो गए और खड़े हो गए। फिर आरव कहा, साथी भाइयों, मैं बस संप्रदाय के एक सामान्य शिष्य हूं। मैं आपकी सम्मान की योग्य नहीं हूं। आपको ध्यान रखना चाहिए है, आपका नीची परिवार के बाद आपका सम्मान सिर्फ और सिर्फ इस अच्छे संप्रदाय के लिए होना चाहिए। इसलिए आपकी घुटना सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय और पूर्वजों के सम्मान में झुकना चाहिए, जो हमारे भविष्य के लिए उनकी अमूल्य जीवन त्याग दिए हैं। ये शब्द सुनकर सभी लोग दिल में एक गर्माहट महसूस की। इस ताकत ही शासन की आधार की दुनिया में नैतिकता की विचार रखना। जब सब लोग आपकी पूजा करना चाहते हैं, फिर भी इसे मना कर देना। इस व्यक्तित्व को कौन सी शब्द में व्यक्त किया जाए, वहां पर उपस्थित एक भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। सभी लोगों को अभी समझ में आ रहा था कि सामने छाती फूलाकर खड़ा हुआ इस 16 से 17 वर्ष की युवक किस तरह का व्यक्तित्व रखता था। तभी अचानक कार्तिक और ईशान एक ही समय में आगे आए। दोनों एक दूसरे को देखा। एक पल बाद कार्तिक ईशान को बोलने के लिए इशारा किया। ईशान हां में सिर हिलाया। ईशान आरव की ओर देखा और कार्तिक की और कुछ ईशा किया। दोनों कार्तिक और ईशान एक साथ फिर से आरव के आगे घुटने टेक दिए। ये दृश्य देखकर कोयल, बलवंत, ईशा और बाकी 10 राज्य संगठन के शिष्यों हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अभी अभी तो आरव ने कहा कि उसे सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है, फिर इन दोनों ने किस लिए घुटने टेक दी। लेकिन ब्रेव और दीक्षा यानी कि पल्लवी की हावभाव शांत था। उन्हें कुछ एहसास हुआ था। तभी आरव ने कहा, आप दोनों क्या कर रहे हैं वरिष्ठ भाइयों? मैंने अभी तो आप सभी को मना किया था। ईशान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। कनिष्ठ भाई आरव, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब एक राज्य में राजदंड जब बाहर आता है तो राजकुमार से शुरू करके देशवासियों तक घुटने टेकते हैं, है कि नहीं? आरव समझ गया कि ईशान और कार्तिक क्या व्यक्त करना चाहते हैं। फिर भी उसने बस एक हाँ की जवाब दी। फिर ईशान आगे कहा, राज्य में राजा अच्छा और बुरा दोनों स्वभाव का हो सकता है, लेकिन राजदंड राज्य की सर्वोच्च शक्ति की निशान है। उसके आगे झुकना मतलब राज्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है, ना कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा के प्रति। दूसरी भाषा में कहा जाए, यदि भी इस अराजक दुनिया में भगवान की अस्तित्व को विश्वास नहीं किया जाता है, फिर भी वो अस्तित्व में है। उनका कोई रूप नहीं होता है। उनको पूजने के लिए हमें मूर्ति बनाना पड़ता है जो उनका का प्रतीक होता है। इस तरह संप्रदाय के हिसाब से इसे समझे तो कई पूर्वजों हमारे लिए मर मिट गए और कोई अपना सारा जीवन संप्रदाय की सेवा में लगाकर कई उल्लेखनीय काम किए हैं। अभी कुछ महीने पहले आपके प्रतिभा के साथ रहस्यवादी क्षेत्र में भाग सकते थे, लेकिन नहीं, आप हमें बचाने के लिए लौटने की कोई गारंटी न होने के कारण भी भयंकर आंधी दुनिया में घुस गए और कैसे भी करके हमें निकाल लाए। कुछ दिन पहले 10 राज्य संगठन संप्रदाय की अंत आ रहा था। आपके पास भागने की मौका था, लेकिन हमारे जैसे निम्न प्रतिभाओं की व्यर्थ जीवन को बचाने के लिए अपनी साहस के साथ हमारे साथ दी और हमें अभी तक बचाकर रखे हैं। क्या अतीत में हमारे संप्रदाय के पूर्वज कुछ ऐसा काम नहीं किए होंगे? तो उनके और आपके बीच क्या फर्क है?
सोच लीजिए आप हमारा जीवित पूर्वज है। हमारे लिए आपकी सम्मान मतलब ये सब उन पूर्वजों के लिए भी है। आपके जरिए हम हमारे सम्मान को आपके पास और पूर्वजों के पास पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप हमारे संप्रदाय के लिए, हमारे परिवार के लिए राजदंड के समान हैं। अगर मेरे दादाजी और संप्रदाय गुरु भी होते तो कुछ इस प्रकार ही कहते। इसलिए आपके सामने झुकना हमारे कई जीवनों का अच्छे कर्मों की निशानी है। क्या मैं गलत हूं मेरे साथियों? आप सभी क्या सोचते हैं? ईशान ने चिल्लाकर सभी से पूछा। तभी चारों ओर से ये सही है, ये सही है की आवाजें आने लगी। फिर ईशान कहा, कृपया हमें ये सब करने से ना रोके लीडर। ये देखकर आरव एक आह भरी। उसने सोचा ये ईशान बहुत चालक है, जिसे मैं भूलना चाहता था। ये ईशान, छोड़ो इसे। अभी संप्रदाय की सोच एक होना जरूरी है। ईशान एक अच्छा नेता बनेगा। अपनी तर्क से सभी को सहमत करवा दिया। बड़े भाई कार्तिक भी अच्छा साथ दिया। बस भाई रोहन की प्रगति देखना है। मुझे वरिष्ठ जयशंकर से की हुई वादा को निभाना है। आरव एक आह भरते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुनकर सभी ने खुश हो गए और बाकी सब एक साथ घुटने टेक दी और चिल्लाए, लीडर को सम्मान, लीडर को सम्मान, लीडर को सम्मान। ऐसे करके एक ध्वनि विस्फोट हुआ और परिबस कांपने लगा। आरव ने हाथ ऊपर उठाया और उठने की इशारा किया। सभी शांत हो गए और उठकर खड़े हुए। आरव कहा, चलिए मेरे नीची अनुयायियों को छोड़कर सभी लोग तीतर बितर हो जाइए, अपना काम संभालिए, एक आपदा और आ रहा है। सभी लोग जाने के बाद वहां केवल कोयल, बलवंत, ब्रेव, ईशा, मिस दीक्षा, ईशान और कार्तिक रह गए थे। तभी कोयल आरव के आगे आया और झुकते हुए कहा, मास्टर, अभी तक आपने मेरी गुनाह की फैसला नहीं की है। सभी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आरव टोकते हुए कहा, मिस कोयल, आपने कोई भी गलती नहीं की है। आपकी निजी जिंदगी का फैसला आपकी है। आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी को आपको कंट्रोल करने की अधिकार नहीं है। लेकिन आपकी गुरु होने के कारण मैं आपको ये सीख देना चाहता हूं। सभी समय आपको चौकन्ना रहना चाहिए। ऑल टाइम आपके आंखें खोले रहना जरूरी है। अभी जो हुआ था ये कोई गलती भी नहीं थी। भाई ईशान हमारा साथी है, लेकिन भविष्य में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में भी इस तरह का सिचुएशन बन सकती है। इसलिए चाकोन न रहें। कोयल ने कहा, हाँ मास्टर, आपकी ये शिष्या इसे याद रखेगा। ये ठीक है। अच्छा मिस कोयल, क्या आज आपके लिए मेरा पहली पार्ट को आपके लिए यादगार बनाने के लिए क्या मैं आपको एक छोटा सा कम करने के लिए आग्रह कर सकता हूं? आरव ने पूछा। कोयल ने तुरंत घुटने टेकते हुए कहा, मास्टर कृपया आदेश दें। मेरे गुरु को मुझे बस आदेश देना होगा। घाई से भी कूदने के लिए कहा जाए तो बिना सोचे कूद जाऊंगा। मेरे गुरु मेरे भगवान हैं, उनको को कभी भी मुझे आग्रह करना नहीं पड़ेगा। आप बस आदेश करें। तो ठीक है मिस कोयल, आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन में आपको लगातार ऊर्जा वर्धक गोली बनाना है। बस आप ध्यान देंगे कि इस 3 दिनों में आप चाहे कितने भी टेर 3 गोली क्यों ना बना ले। आपको यह देखना है कि उनमें से 500 गोली उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। जब तक आप 500 उच्च श्रेणी की गोली बना लेंगे, समय से पहले भी आप मुझे आकर मिल सकते हैं। चाहे ये 1 दिन में हो या 2 दिन में या 3 दिन। एक पल के लिए रुककर आरव आगे जोड़ा, और हाँ, आप एक कीमिया ग्रैंड मास्टर हैं। अगर आप 3 दिन में भी 500 उच्च श्रेणी की टेर 3 गोली नहीं बना पाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो होगी आप आधे साल तक मेरे पीछे नहीं चल सकते हैं। सज्जा पूरी होने के बाद फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आरव पूछा, कोई प्रश्न? कोयल की माथे से एक बूंद पसीना निकल गई। वो कांप रहा था। टेर 3 गोली बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन उनमें से 500 उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे बैच को परिष्कृत करना पड़ेगा और बहुत सारे ऊर्जा जाएगी। लेकिन फिर भी कोयल ने कहा, जैसे मास्टर के आदेश। वो जनता था आरव की अधीन पढ़ना इतना आसान नहीं है, जिसकी हर एक प्रदर्शन चमत्कारी और आश्चर्यचकित करने वाला है, जिसकी सोच वहां से शुरू होती है जहां सबकी खत्म होती है। उसका शिष्या बनना क्या आसान होगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कोयल ने सोचा, अपनी प्यार, अपनी मास्टर के साथ रहना है तो जी जान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाइए मिस कोयल, 3 दिन में मिलते हैं। आरव की आदेश सुनकर कोयल गोली शोधन कक्ष में चला गया। तभी बलवंत ने थोड़ा आगे आया और कहा, युवा मास्टर, क्या मिस कोयल ये कर पाएंगे? आरव तुरंत बलवंत को घूर कर देखा और कहा, बिल्कुल नहीं। बलवंत भाई, आपको मिस कोयल को सार ऊर्जा की सहायता प्रदान करना होगा। जाइए। बलवंत आवाक रह गया और सिर खुजलाते हुए कोयल के पीछे चला गया। रास्ते में वो थोड़ा कंफ्यूज था। युवा मास्टर पहले क्यों नहीं कहे? अभी मैं कुछ बोलने के बाद ही क्यों आदेश दी? अभी बलवंत से पहले ब्रेव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसका आवाज लड़खड़ा गई और आरव की बेरहम रूप देखकर मुंह बंद रखा। लेकिन फिर भी आरव की आतंरिक आवाज के बारे में सोचकर साहस जुटाकर कहा, बड़े भाई, हमारे डील के बारे में क्या? आरव एक दिलचस्प नजर से ब्रेव को देखा और कहा, शाबाश ब्रेव, तुम अच्छे बच्चे हो। वो तो मैं हूं बड़े भाई, आपका छोटा भाई जो हो, लेकिन इनाम? ब्रेव ने चापलूसी करते हुए पूछे, अरे और कौन सा इनाम है? मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम के लिए
मैं तुम्हारा बड़ा भाई आरव शाबाशी देता हूं। इसे बड़ा इनाम और क्या है? ये सुनकर ब्रेव थोड़ा अवाक रह गया। मन ही मन सोचा, अरे ये बड़ा भाई क्या कर रहा है? कितना बड़ा पलटू है। बादे से मुकर गया। जब ब्रेव ये सब सोच रहा था, आरव की आवाज सुनाई दी, छोटे तुम भी क्या याद रखोगे? चलो तुम्हें और एक इनाम देते हो। ये सुनकर ब्रेव उत्साहित हो कि आरव की पैर से अपना छोटा सा सिर घिसते हुए पूछा, तुम बहुत अच्छे हो बड़े भाई, इनाम क्या है? आरव ने कहा, वो ये है कि मेरे साथियों के बीच संपर्क ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मिस कोयल और बलबंत को ज्वाइन करने के लिए कहता हूं। यह सुनकर ब्रेव की मन में अनगिनत गोली मुंह में ठूसने की जो दृश्य दिख रहा था, वो छवि धूल के जैसे उड़ गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, बड़े भाई मैं आपका प्यारा सा नादान छोटा भाई हूं, तुम मेरा साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? यह सुनकर आरव कहा, अरे बच्चे, चलो ठीक है, मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूं। मिस कोयल की ऊर्जा स्तर खपत ज्यादा होने पर तुम 2 भाग और बलबंत भाई 1 भाग के हिसाब से ऊर्जा सहायता दोगे। यह सुनते ही ब्रेव की मुंह बर्तन की तरह काला पड़ गया और उसने कहा, बड़े भाई तुम बेरहम हो। आरव कहा, ठीक है, लेकिन ब्रेव आरव को टोकते हुए कहा, भाई आगे कुछ मत कहो सजा और मत बढ़ाओ। ब्रेव को कूदते हुए घबराहट में जाते हुए देखकर आरव हंस पड़ा। यह देखकर कार्तिक और ईशान घबरा गए और जल्दी से वहां से चले गए। रास्ते में ईशान कहा, यह आरव बहुत ही बेरहम है कि नहीं वरिष्ठ भाई कार्तिक? वो तो है, लेकिन मुझे आज आरव की एक राज के बारे में पता चला, कार्तिक ने कहा। यह सुनते ही ईशान की कान खड़े हो गए और पूछा, वो क्या है वरिष्ठ भाई? आरव हमसे बहुत आगे है, हम उसका बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं है कि उसके पास जीवन में बहुत सारे मुठभेड़ आई है, बहुत सारे मौका मिली है। आज उसके पास जो है वो इसलिए है कि आरव सभी मौके को भुनाया है, आपने आप को तड़पाया है, अपनी लिमिट से आगे बढ़कर काम की है। दुनिया ऐसी लोगों को ही याद रखता है, नहीं तो दुनिया में बहुत सारे सोने की चम्मच लिए जन्मित बच्चे हैं, सभी मसूर नहीं हुए हैं। इसका कारण वो कभी भी मिली हुई सुविधा और मौके को सर्वोच्च स्तर तक भुनाया नहीं है। ऐसे भी कहे तो अभी तक हमें भी बहुत सारे मौके मिले हैं लाइफ में, हम उस पर जी जान लगा दी है, लेकिन वो अलग है जहां हमारे जैसे लोगों की सोच और लिमिट खत्म होती है, वहां से उसकी शुरू होती है। तुम्हें याद है कनिष्ठ भाई ईशान, हम सब आरव की अविश्वसनीय प्रतिभा का झलक तब देखे थे जब आरव और तुम्हारे बीच फाइनल रैंकिंग मुकाबला हो रहा था। जब सभी को लगा आरव हारने वाला है, तब उसने कुछ ऐसा किया जिसकी सभी को उम्मीद नहीं थी, है कि नहीं? ईशान ने हाँ भरी। कार्तिक आगे कहा, उस समय उस तरकीब क्या आरव की मन में ऐसे ही आ गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई आरव एकांत में खुद को निखारता है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा होता होगा, खुद की लिमिट को बढ़ता होगा, कई बार खुद को परेशानी में डालता होगा, फिर जाके उसे सफलता मिलती होगी। ऐसा नहीं है कि मौका और जन्मजात प्रतिभा मिला है, हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। उसको निखारना पड़ता है, इसे ही तो कहा जाता है साधना। नहीं तो सीधी रास्ता में हमारे जैसे हजारों लोग चल रहे हैं, वो दीवारा तोड़ के खुद रास्ता बनता है, इसलिए वो अलग है, उसकी बराबरी हम कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसे आदर्श मानकर अपने आप को पुश करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके जैसे जीवन में 2% भी बन गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम अभी वहां देखा कि नहीं, मिस कोयल को भाई आरव उसकी ट्रैक में ही डाल रहा है। मिस कोयल की भी साहस कम नहीं है। मास्टर ने बोल दिया, मतलब कोई प्रश्न नहीं, आदेश को मानना ही पड़ेगा, चाहे गोली शोधन की समय ऊर्जा खपत के कारण शरीर सुख कर नष्ट भी क्यों ना हो जाए। जैसे गुरु वैसी शिष्या, दोनों की एक मूल मंत्र है, डरना नहीं है, जो भी हो। ईशान ने जोड़ा, वरिष्ठ भाई आपने देखा वहां चालाकी से भाई आरव मिस कोयल की ऊर्जा स्तर की खपत की कम करने के लिए ब्रेव और वरिष्ठ बलबंत को भेज दिया। कार्तिक जवाब में हाँ कहा, यही तो है एक असाधारण गुरु और एक दृढ़ शिष्य की उदाहरण। अगर कुछ गलत नहीं होगा तो भाई आरव भविष्य में हमारे इस अंतहीन दुनिया का कर्ता धर्ता बनेगा। दूसरी और दीक्षा और ईशा इसे देखकर हंस पड़े, लेकिन दीक्षा ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या व्यक्तित्व है, शक्ति, ताकत, दृढ़ता, साहस, साधना, लीडिंग कौशल, मोटिवेशन, प्रेरणा किसी में कम नहीं है। 40 से 50 सालों के बाद दिव्य क्षेत्र किसी की नाम से कांपने वाला है। मिस आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जीवन अप्रत्याशित है? ईशा ने पूछा। मिस दीक्षा ने कहा, वो तो है, लेकिन जिसे नियति खुद बचाना चाहता है उसे कौन मार पाएगा? ईशा ने पूछा, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं मिस, तुम्हें कुछ सालों में पता चल जाएगा, दीक्षा ने कहा। फिर आरव, दीक्षा और ईशा ने संप्रदाय में टहलने लगे। बीच में पल्लवी ने पूछा, मिस्टर आरव, क्या आप अपनी शिष्या के प्रति ज्यादा कठोर नहीं हो रहे हैं? हाँ, कठोर होना। जिसने 100 सालों तक सिर्फ किमिया को समर्पित किया हो, उसकी प्रथम शिष्य बनना कोई आसान काम नहीं है। नहीं तो कभी भी मेरे शरण में आने की सोचना मत, आरव ने बुदबुदाते हुए कहा। आरव की बुदबुदाना कोयल को अस्पष्ट रूप से सुनाई दी और उसकी आंखें चमक उठी।
उसने तुरंत चमकती आंखों से पूछा, आपने क्या बोला मिस्टर आरव? आरव तुरंत होश में आया और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। चलिए मिस, मुझे कुछ इंतजाम दिखना है, हमलावर आने वाले हैं, मैं चलता हूं। ठीक है, आप देख लीजिए, कोयल कहा। जब आरव वहां से जा रहा था, दीक्षा उसे घूर रही थी। मन ही मन बुदबुदाया, जिसने 100 सालों तक सिर्फ किमिया को समर्पित किया हो, उसकी प्रथम शिष्य बनना कोई आसान काम नहीं है। दीक्षा की आंखें चौड़ी हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? ये वो है, नहीं तो एक 16 से 17 साल की युवक कैसे बोल सकता है कि 100 सालों तक सिर्फ किमिया को दिया है? नहीं तो मेरी दोहरी आत्मा को एक नजर ही वो कैसे पहचान सकता है? तुरंत कैसे एक गोली फार्मूला निकाल सकता है? नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं। दुनिया में कई दिग्गजों की जन्म हुआ है, किसी की भी विरासत मिस्टर आरव को मिली होगी। इस दुनिया में पुनर्जन्म कैसे संभव है? मैं इसे यहां छोड़ देता हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। दीक्षा की सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए ईशा ने कहा, क्या आपको मिस्टर आरव से प्यार हो गया है मिस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? वो मेरी उपकारक है, बस। वही एक व्यक्ति ही मेरी इस दीक्षा की प्रथम और आखिरी प्यार है। उस समय उस महान और हैंडसम व्यक्ति हमारे शहर में आए थे। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं की थी, लेकिन मैं एक नजर में ही उनकी प्रशंसक बन गई। लेकिन इस बेरहम दुनिया ने उन्हें, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे लगता है वो इस संसार में अभी भी कहीं जीवित है। मैं उनसे जरूर मिलूंगी। ये कहते ही दीक्षा की आंखों से आंसू निकालने लगी। ईशा ने दीक्षा को सांत्वना दी। कुछ घंटे बाद आरव, ईशान, तुषार, कार्तिक, कुछ साथियों के साथ जो वर्तमान छोटे मोटे कार्य के प्रभारी थे, सब एक जगह पर इकट्ठा हुए। आरव कहा, उस 2 टेके की संप्रदाय आक्रमण के लिए फिर से सेना भेज चुकी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा पहुंचने उन लोगों को, तो चलिए इस टुकड़ी को भी भगाते हैं। वर्तमान ईशान अचानक से जम गया। उसने आरव को जिस नजर से देखा, उसमें अविश्वास की झलक दिखी। उस समय वो आरव को अच्छे से नोटिस नहीं किया था। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, आपसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गए ईशान ने चौंक कर कहा। कार्तिक की तरह वो जिस चीज से चौंका था, वो ये नहीं था कि आरव अगले क्षेत्र में घुस गया था। ईशान ने अभी अभी सच्चे इरादे को समझा था। उसकी तलवार की नीयत को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका था, जैसा कि वह चाहता था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर से जो तलवार की नीयत निकल रही थी, वो आरव के शरीर के पास पहुंचते ही अपने आप ही गायब हो गई, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। ईशान ने शुरू में सोचा था कि अगर उसे असली नीयत समझ में आ गई तो वो आरव और उसके बीच की दूरी को कम कर सकता है। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसके और आरव के बीच की खाई और भी बड़ी थी। कुछ दिन के बाद बंगनी महल के विशाल सेना 10 राज्य संगठन बस आधे दिन की दूरी में है। दुश्मन सेना के आने की खबर सुनते ही 10 राज्य संगठन के समूह में माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। इस बार यह पहले से अलग था। बंगनी महल समूह बंधकों को लाया था। 10 राज्य संगठन समूह के सभी उच्च नेता लगभग बंगनी महल समूह के हाथों में थे। दूसरा पक्ष उन्हें इस बात की धमकी दे रहा था। अब उन्हें क्या करना चाहिए? बंगनी महल समूह के ये लोग वाकई बहुत ही घृणित है। वे हमें सीधे तौर पर नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने ग्रैंड एल्डर और सेक्ट मास्टर की जान का इस्तेमाल करके हमें मजबूर करने की कोशिश ही कर रहे हैं। हे, ये लोग बस ये नहीं जानते कि चेहरा क्या होता है। क्या चालाक और कपटी होना ही उनकी सबसे बड़ी खूबी नहीं है? अगर वे कई सालों तक धैर्यपूर्वक सहन नहीं करते और स्वर्गीय आकाश समुदाय को तूफान के मुंह में नहीं धकेलते, तो दक्षिणी डोमेन इतनी आसानी से कैसे बदल सकता था? मैं कहता हूं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक, भाई ईशान, आप लोग लीडर आरव से पूछिए, हमें वर्तमान क्या करना चाहिए। यह तो मानना ही पड़ेगा कि रजत का कदम वाकई क्रूर था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय का एकमात्र भरोसा संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य सरणी थी। लेकिन रजत के इस कदम से ये लोगों को भव्य सरणी से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा था। ये योजना जिसने भविष्य की किसी भी संतान को अलग कर दिया, वास्तव में कवच में कोई दरार नहीं थी। ईशान और कार्तिक ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में सिर हिलाया। भले ही उन्होंने कितनी भी बड़ी सफलता हासिल की हो, दुर्जय बंगनी महल संप्रदाय का सामना करते हुए उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। उनका एकमात्र भरोसा आरव था। फिर भी जब वे आरव के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आरव वहां बिल्कुल भी नहीं था। आसपास पूछने पर किसी को भी नहीं पता था कि आरव कहाँ गया। चांदनी रात में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के द्वार के बाहर 2 छायाएं दिखाई दी। क्या मिस दीक्षा हाल ही में ठीक हुई है? मिस्टर आरव के साथ रहने से इस दीक्षा का दर्द काफी कम हो गया है। ये शर्म की बात है कि मैं अभी चाहते हुए भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। आपके लिए एज्योर स्पिरिट ट्री की तलाश करने में मदद करने के लिए उस रहस्यमयी अंतहीन जंगल की आतंरिक क्षेत्र में अभी जाने में असमर्थ हूं। अंतहीन जंगल हो, वो जगह बहुत असाधारण लगती है। मैं वहां एक बार गया था,
लेकिन केवल 10,000 मील तक। क्षेत्र की आतंरिक क्षेत्र के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक छोटे से निचले तल में वास्तव में इतनी डरावनी जगह है। अगर ये अंतहीन वन है तो वास्तव में एक आजुअर स्पिरिट ट्री हो सकता है। बस वो जगह बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएं। दीक्षा यानी कि पल्लवी ने कहा। मिस दीक्षा मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं उन शब्दों से बाहरी व्यक्ति हूं। अगर मुझे सही से याद है तो इस बार रहस्यवादी क्षेत्र की यात्रा में मिस दीक्षा ने मुझे 3 बार बचाया, है ना? अगर मैं मिस दीक्षा से नहीं मिलती तो मैं आरव अभी यहां बोलने के लिए कैसे जीवित रहती? दीक्षा ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या मिस्टर आरव ने मुझे भी नहीं बचाया? आरव के साथ होने पर दीक्षा की चंचल मनमोहक रूप और स्वभाव अपने असली रूप से दिखाई दे रही थी, जिससे खुद पल्लवी अंजाम थी। चांद के नीचे एक सुंदरी को देखना। दीक्षा की ये कोमल मुस्कान चांदनी को हिला रही थी, चांदनी को भी मोहित कर रही थी। आरव ने वास्तव में उसे कुछ हद तक चकित होकर देखा। बहुत सुंदर, दोनों रूप और चरित्र दोनों सुंदर है। आरव को प्रशंसा करने का एक अनूठा आवेग आया और अनजाने में प्रशंसा कर दी। दीक्षा दंग रह गई और वास्तव में उसके चेहरे पर शर्म के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। बड़े होने के बाद से दीक्षा की चापलूसी करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उसने उन पुरुषों की चापलूसी पर एक नजर भी नहीं डाली। लेकिन न जाने क्यों आज आरव के शब्द सुनकर उसे वास्तव में घबराहट और उत्तेजना का एहसास हुआ। इतने लंबे समय तक दीक्षा चुपचाप आरव का पीछा करती रही और उसके चरित्र के बारे में पहले से ही बहुत स्पष्ट थी। वो जानती थी कि आरव के पहले के शब्द पूरे दिल से प्रशंसा थे और चेहरे पर निशान के कारण नीचा दिखाने का जरा भी इरादा नहीं था। दीक्षा उस अनजान व्यक्ति को अपना दिल दे दिया था, लेकिन जब आरव के पास जाता था उसके प्रति दीक्षा उसी जानी पहचानी सी आकर्षण महसूस करती थी। इसलिए वो एक असंभव विचार के साथ आरव के पहचान के साथ थोड़ा सा आशंकित था। लेकिन वो गलत भी हो सकता है। आरव उस तरह का कामुक व्यक्ति नहीं था, वरना कोयल जैसी साम्राज्य विनाशकारी महान सुंदरी को अपने सामने रखकर सामान्य लोग उसे बहुत पहले ही अपने हरम में शामिल कर लेते। अब ये इस तरह का रिश्ता कैसे बन सकता है? ये ठीक इसी वजह से था कि आरव की प्रशंसा और भी कीमती होने लगी। आरव को भी एहसास हुआ कि वो अपना संयम खो चुका है और एक अजीब मुस्कान के साथ बोला, मिस दीक्षा, वो मैं थोड़ा सा खांसी। इतना कहते ही वो खसने लगा। मिस्टर आरव, मुझे दीक्षा ही बुलाए। मी शब्द लगाने की कोई जरूरत नहीं है और आप संबोधन के बजाय तुम कहकर बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दीक्षा की आग्रह को आरव मना नहीं की और कहा, ठीक है पल्लवी, तुम मुझे मिस्टर आरव ना बुलाकर सिर्फ आरव ही बुला सकते हैं। दीक्षा ने सिर हिलाया। आरव ने आगे कहा, लोगों को बचाना कैसे माना गया? ये तो एक विशेषज्ञ के सामने अपने अल्प कौशल का प्रदर्शन करना था। लेकिन दीक्षा ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस समय तुम और मैं बिल्कुल अजनबी थे और तुम वास्तव मेरी सहायता की थी, चाहे शक्ति कितनी भी क्यों ना हो। दीक्षा ने कहा। फिर दीक्षा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अच्छा उसे छोड़ो, तुमने ने मुझे रात में संप्रदाय से बाहर सिर्फ गपशप करने और चांद को निहारने के लिए नहीं बुलाया था, है ना? आरव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही उसने कहा, आरव अचानक भड़क उठा। एक तलवार की उंगली जंगल की ओर चली गई। तभी एक नीली रोशनी चमकी जो घने जंगल में गायब हो गई। आह! एक करुण चीख सुनाई दी। वास्तव में कोई वहां घात लगाए बैठा था। इस पर दीक्षा के चेहरे पर कोई आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं थी। जाहिर है उसे बहुत पहले से पता था। ठीक उसी समय 2 काली परछाइयां अचानक भागती हुई आई। आरव ने ठंडी हंसी हंसी और तलवार की 2 और धारें छोड़ी। फिर 2 और दुखद चीखें सुनाई दी। आरव ने अपने हाथ झाड़े और कहा, ठीक है, उन जासूसी करने वाले छोटे चोरों को हटा दिया गया है। अब हम उचित काम पर लग सकते हैं। ये कहते हुए आरव ने अपने भंडारण रिंग से एक छोटा झंडा निकाला। यह आश्चर्यजनक रूप से प्रोफाउंड आइस फ्लैग था जो वरिष्ठ विश्वभानु ने उसे ग्रैंड यान स्पेस में वापस दिया था। दीक्षिका की निगाहें गहरी हो गई और उसने कहा, यह वास्तव में एक सरणी संरचना गहन कलाकृति है। हुर हुर, पल्लवी आपकी आंखें बहुत तेज है। आरव ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? पल्लवी यानी कि दीक्षा ने उत्सुकता से पूछा। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जैसे ही उसने कहा, आरव ने सार ऊर्जा जुटाई। प्रोफाउंड आइस फ्लैग ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। फिर बिच बिच में आरव कुछ कर रहा था और दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे। जैसे ही उसने कहा, आरव ने सार ऊर्जा जुटाई। प्रोफाउंड आइस फ्लैग ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। फिर आगे बढ़ते हुए बिच बिच में आरव कुछ कर रहा था और दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे। मिस्टर आरव पल्लवी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। पल्लवी ने हमेशा अपने दिल में इसे उकेरा है। इसके अलावा आरव, आपके पास दयालुता है, एक डॉक्टर का दिल। ये देखते हुए कि मुझे एक अजीब बीमारी थी,
आपने गोली का फार्मूला और दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला साझा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मन की ऐसी विशालता पल्लवी के लिए बेहद कीमती है। आरव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो यहां एक दूसरे की तुरही नहीं बजाते। मेरे दिल में हर चीज का हिसाब है। आपकी बीमारी, बस मुझ पर भरोसा करो। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मामलों के सुलझने के बाद मैं इस अजूर आत्मा वृक्ष को खोजने में आपकी मदद करने के लिए अंतहीन जंगल में प्रवेश करूंगा। दीक्षा ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, तो पल्लवी पहले से ही धन्यवाद देती है। बातचीत खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, लेकिन माहौल कुछ अस्पष्ट हो गया। चलते चलते वे चुप हो गए। आखिरकार ये दीक्षा ही थी जिसने इस चुप्पी को तोड़ा। उसने कहा, आरव, तुम वाकई एक विलक्षण प्रतिभा हो। मैंने देखा है कि तुम्हारा वर्तमान आभा मंडल तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में मौजूद लोगों की तुलना में है कमजोर नहीं। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में तुम लगभग अजेय हो। इसके अलावा जब तुम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में थे तो तुमने वास्तव में एक सर्वोच्च सच्चे इरादे के प्राथमिक रूप को समझा। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। अपनी प्रतिभा के साथ दिव्य क्षेत्र में रखे जाने पर भी तुम एक शिखर अस्तित्व हो। मैं वास्तव में यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं करती कि तुम एक छोटे से धर्मनिरपेक्ष विश्व साम्राज्य से आए हो। दीक्षा के क्षितिज बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जिनकी तुलना निचली क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट कर सकते थे। ऐसी चीजें जो निचली क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट नहीं समझते थे, दीक्षा जानती थी। लेकिन जितना अधिक दीक्षा को लगा कि आरव एक रहस्यमय अस्तित्व है, या शायद ये ठीक इसी तरह का रहस्यमय स्वभाव था जिसने उसे गहराई से आकर्षित किया। हाँ, इस आरव के स्वाभाविक रूप से कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ें हुई थी। इसके अलावा मैं भी दिव्य क्षेत्र के मामलों से अपरिचित नहीं हूं, लेकिन इस आरव की अपनी कठिनाइयां हैं जिन्हें प्रकट करना कठिन है। जब भविष्य में मौका मिलेगा तो ये आरव निश्चित रूप से खुलकर बोलेगा, आरव ने कहा। दीक्षा की आंखें चमक उठीं और उसने एक उदास आह भरी जब उसने कहा, तुम्हारे जैसे कौन से प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास अपने रहस्य नहीं होते। मैं तब नहीं पूछूंगी। आरव ने हल्की मुस्कान दी। उसे लगा कि यह दीक्षा वाकई बहुत विचारशील है। बोलते और काम करते समय वो लोगों को वसंत की हवा की तरह गालों को सहलाने का एहसास कराती थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन सुबह को विशाल और शक्तिशाली सेना एक बार फिर द्वार के सामने एकत्र हुई और हरुषिकेश ने नेतृत्व किया। एक अधीप्ति की हवा पूरी तरह से बिना किसी संदेह के प्रदर्शित हुई। सेना से रजत आगे आया। उसने संप्रदाय की दिशा में चिल्लाकर कहा, आरव, एक पुराना दोस्त आपसे मिलने आया था और आप नमस्ते कहने के लिए भी बाहर नहीं आए। मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। अपनी बात समाप्त करने के बाद रजत को भी कोई जल्दी नहीं थी। वो चुपचाप आरव के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। रजत की चीख सुनकर कार्तिक ने आश्चर्य से कहा, हम इतने गुप्त तरीके से वापस आए। बंगनी महल के समूह को कैसे पता चला कि आप भव्य सेना का निर्देशन कर रहे हैं? आरव भी आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुस्कुराते हुए कहा, हुर, ये व्यक्ति को वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक भी जानता है। ये वास्तव में एक पुराना दोस्त है। मुझे भी पता है। तुम कह रहे हो रजत? कार्तिक ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह व्यक्ति षड्यंत्रों से भरा हुआ है और रहस्यवादी क्षेत्र में मेरा प्रदर्शन देख चुका है। उसका यह अनुमान लगाना कि मैं वापस आ गया हूं अजीब नहीं है। कार्तिक की भौहें तन गई। जाहिर है इस रजत के बारे में उसकी धारणा बहुत गहरी थी। कोई कह सकता है कि दक्षिणी क्षेत्र में अभी जो स्थिति बनी है उसकी जड़ में यह रजत है। इसे देखते हुए हमें धमकाने के लिए सभी बड़े बुजुर्गों का उपयोग करने का विचार निश्चित रूप से उसी का होगा। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, आपको इसके झांसे में नहीं आना चाहिए, कार्तिक ने गंभीरता से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जाकर इस रजत से मिलकर आता हूं। बिल्कुल नहीं, इसका सवाल ही नहीं उठता। आरव अभी भव्य परिसर से निकलने ही वाले थे कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सभी शिष्यों ने बिना किसी पूर्व परामर्श के उनका बाहर निकलना बंद कर दिया और उन्हें जाने से मना कर दिया। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, आप संप्रदाय की आखिरी उम्मीद है। अगर आपको कुछ हो गया तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आरव वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, वे स्पष्ट रूप से आपको खुले में बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपको इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, हम आपको मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकते। आप हमारे लीडर हैं। 10 राज्य संगठन के सभी शिष्य बोलने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुल मिलाकर वे जो अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि आरव को खतरों से आसानी से नहीं गुजरना चाहिए। ठीक उसी समय रजत की आवाज एक बार फिर आई, आरव, क्या आप एक पुराने दोस्त के निमंत्रण का सम्मान भी नहीं करने जा रहे हैं? मैं इस बार यहां बहुत ईमानदारी के साथ आया हूं। आप देख लीजिए, ग्रैंड एल्डर स्काई मैपल, सेक्ट मास्टर, हॉल हेड चंद्रकांत,
हॉल हेड इंद्रजीत, मैं उन सभी को आपके लिए यहां लाया हूं। जब ये शब्द निकले तो सभी के चेहरे बदल गए। आरव ने कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाऊं या नहीं, ये मेरे ऊपर नहीं है। 10 राज्य संगठन के सभी शिष्यों के चेहरे पर बहुत उलझन थी, लेकिन उनमें से एक भी अपने पैर पीछे नहीं हटा। जाहिर है वे अभी भी अपने दिल में आरव को बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। आरव, स्काई मैपल, संप्रदाय मास्टर और बाकी उनके जीवन खतरे में थे। शिष्यों को वास्तव में नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक उसी समय ईशान अचानक आगे आया। उसकी आंखों में लालिमा थी। उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा था जैसे कि वो प्रेत बाधित हो। जब आरव ने ईशान को इस तरह देखा तो वो भी दंग रह गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान। ईशान ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली और कहा, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, बाहर मत जाओ। दादाजी वे सब समझ जाएंगे। 10 से अधिक शब्दों वाले इस वाक्य में ईशान ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, खासकर वाक्य का उत्तरार्ध। उसने लगभग सिसकियों के जरिए अपनी बात कह दी। जब उसने बात खत्म की तो उसका चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। ऐसा फैसला उसके लिए बहुत क्रूर था। ईशान को स्काई मैपल ने हाथों से पाला था। उनके रिश्ते के बारे में 10 राज्य संगठन के सभी लोग जानते थे। फिर भी अब ईशान ने ग्रैंड एल्डर को छोड़ने के लिए कहा। सभी की निगाहें ईशान पर टिकी थी और उनकी आंखें वास्तव में लाल हो गई थी। सभी चुप हो गए। यह फैसला सभी के लिए बेहद कठिन था। फिर भी रजत को नहीं पता था कि यहां क्या हो रहा है। उसकी आवाज फिर से असमय गूंज उठी। आरव, मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुन सकते हो। देखो, मैंने तुम्हें मिलने और ठीक से बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम्हें बस मुझे मजबूर कर रहे हो। ये कैसा रहेगा? अब से हर 15 मिनट में मैं 10 राज्य संगठन के एक कैदी को तब तक मारूंगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। जब 10 राज्य संगठन के शिष्यों ने यह सुना तो उन्होंने चाहा कि वे बाहर जाकर रजत को टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि रजत के शब्द उनके गले पर भारी पड़ रहे थे, जिससे उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। आरव ने असहाय होकर कहा, आप सभी ने भी सुना। हम निष्क्रिय होकर ये नहीं देख सकते कि ग्रैंड एल्डर हमारे सामने मर रहे हैं, है ना? सभी लोग शांत रहें, मैं अभी वापस आता हूं। कुछ नहीं होगा। आरव की आकृति आगे बढ़ी और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों के समूह के पास से गुजरी। फिर भी ठीक इसी समय एक आकृति उसके सामने आ गई। यह वास्तव में ईशान था। आरव, ऐसा नहीं है कि मैं मृत्यु से डरता हूं, लेकिन इस तरह से मृत्यु की तलाश करना वास्तव में इसके लायक नहीं है। हम में से कोई भी जाकर मर सकता है, केवल तुम अकेले नहीं। तुम्हारे बिना 10 राज्य संगठन संप्रदाय बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ेगा, ईशान ने दृढ़ता से कहा। आरव का दिल छू गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान, निश्चिंत रहो, मैं मृत्यु को गले नहीं लगाऊंगा। ईशान आरव के चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट था, सिवाय इसके कि संप्रदाय की रक्षा करना आरव का अंतिम उपाय था। वो आरव की बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था? भले ही आरव सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो, लेकिन हरुषिकेश की बराबरी करना भी संभव नहीं था। इस तरह बाहर जाना मौत की तलाश के अलावा और क्या था? जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, अगर आपको बाहर जाना ही है तो पहले मुझे मार डालो। अगर तुम जाने पर अड़े रहे तो मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं खुद को मार सकता हूं। यह कहते हुए ईशान ने अपनी तलवार उठाई और उसे अपनी गर्दन पर रख लिया। आरव ने नहीं सोचा था कि ईशान वास्तव में इतना निर्णायक होगा। उसने असहाय होकर कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान, मैं वास्तव में आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। समय की कमी है, बाद में फिर से समझाऊंगा। मुझे अपमान करना पड़ेगा। यह कहते हुए आरव की आकृति चमक उठी। अगले ही पल ईशान के सामने आ गई। ईशान को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और आरव ने उसे नीचे गिरा दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ईशान की देखभाल करने में मेरी मदद करो, मैं अभी वापस आता हूं, आरव ने कहा। अपनी बात खत्म करते हुए आरव उड़ गया। आरव, लगता है कि अब तुम्हें इन 10 राज्य संगठन के लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। फिर मैं कुछ करूंगा। याद रखना कि कुछ देर में किसी को उनकी लाशें इकट्ठा करने में मदद करने के लिए भेजना। ऐसा करो। रजत की आवाज पूरे 10 राज्य संगठन के समूह में गूंज उठी। एक आवाज आई। आरव की आकृति धीरे धीरे भव्य व्यू से बाहर आई। जब रजत ने आरव को देखा तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी योजना सफल हो गई थी। आरव, बहुत दिनों से हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने ठंडी सांस ली और कहा, रजत, ये वास्तव में तुम हो। ये शब्द मुझे कहने चाहिए थे। मुझे वास्तव में नहीं लगा कि तुम वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया से बच सकते हो। वास्तव में अकल्पनीय, रजत ने कहा। देवव्रत, उस पवन सम्राट मूर्ख है। उसके हाथों से बचकर भागना इतना अजीब क्यों है?
आरव ने उदासीनता से कहा। रजित ये सुनकर अचंभित रह गया और बोला, देवव्रत कौन है? क्या ये पवन सम्राट का नाम है? तुम पवन सम्राट का महान नाम भी नहीं जानते और उसके लिए इतनी मेहनत करते हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। आरव ने दया भरी नजर से कहा, महामहिम, पवन सम्राट का नाम। आप पवन सम्राट से मिले हैं? रजत में अब पहले जैसा संयम नहीं रहा। उसकी जगह विस्मय ने ले ली थी। उसने सोचा कि आरव को हर समय शिकार बनाया जा रहा था और बच पाना सिर्फ किस्मत से था। लेकिन अब आरव ने कहा कि वो पवन सम्राट से मिला और पवन सम्राट के हाथों से बच भी निकला। यह कैसे संभव था? फिर उसने सुना कि आरव बेपरवाही से कह रहा था, न सिर्फ मैं उससे मिला हूं, बल्कि उसने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मेरे सामने सिर झुकाया है।